Gym is only thing which I should pursue. मतलब लोग कोच को कोच नहीं समझते, वो बाउंसर की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि एगेलो नहीं खाना चाहिए। XYZ प्रोटीन कंपनी है, इंडियन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं क्या? मेडिकल इंडस्ट्री बोलो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है, ये कितनी मैनिपुलेटिव हो गई। मैं घर से उठाऊंगा, तुम्हारा 1 साल का स्टेरॉइड का दम, तुम बॉडी बना के दिखा दो। स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। प्रोटीन में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट। ये फर्क क्या रहता है इन चीजों में? तो उसमें वर्ल्ड के टॉप 40 बॉडी बिल्डर्स आते हैं, जीतता एक ही है। बॉडी का बैंड मत बजाओ। कि मैंने बहुत सारे मिथ्स सुना था कि इसमें किडनी खराब होने का डर रहता है, ये उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है क्या? कुछ चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं है, बहुत कम कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं है। पर्टिकुलरली एज के पहले जिम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट ग्रो में असर आता है। यहाँ पे भी जेनेटिक्स का डिफरेंस आता है। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं नवनीत खत्री से, नागपुर के एक फिटनेस कोच जो गेट फिट विद नवनीत के नाम से काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। उनकी फिटनेस जर्नी सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और क्लियर माइंडसेट का भी एग्जाम्पल है। आज हम उनसे जानेंगे उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनना क्यों ज़रूरी है, जंक फूड के पीछे की सच्चाई क्या है, बॉडी बिल्डिंग के कुछ कॉमन मिथ्स क्या है, और फिटनेस वर्ल्ड में ड्रग्स के मिसयूज़ को कैसे समझा जाए। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं, बल्कि एक हेल्दी और ऑनेस्ट अप्रोच के बारे में भी है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिंट स्टूडियो। स्टिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे है, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली जैसे आपका जानना चाहेंगे एग्जैक्ट किस पॉइंट पे आपको ऐसा हिट हुआ कि नहीं, जिम इज ओनली थिंग विच आई शुड परस्यू। लाइक हम जैसे करते हैं, हमको लोग बोलते थे कि वो कैसे कुछ आगे कर रहा है तो कुछ क्यों नहीं कर रहा है, तो हमको टेम्पररी हिट होती है। अपन 2 दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर अपन सोचते हैं कि नहीं जाने देना, देखा जाएगा करके। पर एक पॉइंट रहता है इंसान को जो हिट होता है कि मुझे ये अचीव करना ही है। तो वैसे आपको किस पॉइंट पे ऐसा हिट हुआ कि नहीं फिटनेस पे आपको करियर बनानी ही कर दो? अरे वो कैसा है कि कोई भी अगर आपको हैबिट बनाना है किसी चीज को या किसी चीज को पैशन बनाना है तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि डे 1 जिम स्टार्ट किया और सेकेंड डे मेरे को लग गया कि नहीं जिम इज माई ट्रू लव या जिम में ही मेरे को करियर बनना है। इट टेक्स टाइम। मुझे मज़ा आने लगा एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने डिसीजन लिया कि भाई चलो ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है। एंड सोशल मीडिया भी अच्छा ग्रो कर रहा था, क्लाइंट्स आ रहे थे, अपने आप लोग अप्रोच कर रहे थे और मैं ट्रेनिंग भी देता था। तो दैट वाज द टाइम कि आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अब फिटनेस को एज अ करियर अपन चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने सर्टिफिकेशंस करना शुरू किया, उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। एंड बीइंग अ मारवाड़ी, तो जो ये होता है कि नहीं चलो ठीक है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इनकम आउट ऑफ योर पैशन, वो भी एक गुण बोल सकते हो कि मारवाड़ी था, मारवाड़ी हूँ, तो वो तो था ही। तो दैट वाज अ टाइम कि मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब थोड़ा मतलब फिटनेस को जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाया जाए। तो ऐसा कोई ये नहीं था कि एकदम से आउट ऑफ ब्लू समथिंग आ गया एंड मैंने इसको अपना करियर बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट टेक्स टाइम, आपको टाइम देना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। 3 साल 5 साल आप निकालो, क्योंकि कोई भी मतलब स्पेशली मारवाड़ी जो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिंधी, मारवाड़ी, पंजाबी, इनके लिए तो ये टोटली डिफरेंट लाइन है। ये मतलब उनका मेन स्ट्रीम लाइन बिजनेस नहीं होता है। तो उससे हट के काम करना वाज अ टफ चैलेंज। डिसीजन भी टफ था, बट सम पॉइंट मतलब रिजल्ट्स मिल रहे थे तो फैमिली वालों ने भी सपोर्ट किए एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे आई केम इनटू फिटनेस। ऐसे कोई पॉइंट पे आपको लगा नहीं, जैसे स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया था, जैसे आपने कहा ग्रेजुअली आपने शुरू किया, तो ग्रेजुअली शुरू करने के बाद किसी पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं मेरे से होगा नहीं, अभी मैं छोड़ देता हूँ करके कोई और चीज करता हूँ, पर आपको एक मोटिवेशन अंदर से हिट हुई होगी कि नहीं मुझे कंटिन्यू करते रहना चाहिए करके? देखो वो चीज़ सभी के साथ में होती है। एक पॉइंट आता है कि जब आप बहुत हाई पे होते हो और एक पॉइंट आता है जब आप बहुत लो पे होते हो और एक पॉइंट आता है जब आप एवरेज में चलते रहते हो। वो चीज़ें सभी के साथ में होती है। मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था, आई वॉज डूइंग वेल, लेकिन मुझे इस फिटनेस फील्ड में इंटरेस्ट, मतलब जेनेटिकली बोलो या फैमिली वाइज बोलो, मतलब मेरे अंकल भी फिटनेस में थे और बाकी सराउंडिंग भी ऐसा था। एंड शुरू से ही मेरा ये था कि मैं आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पोर्ट्स रादर देन स्टडी। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन था। और
जो आप बोल रहे हो कि कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता है, सभी के लाइफ में आता है, बट दिस इज व्हाट, मतलब डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू रिक्वायर, दैट कीप्स यू गोइंग। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, आता ही है। तो इट्स अ टाइम कंस्ट्रेंट्स वाला ही काम है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, हर बिजनेस में आपको पेशेंस और आपको सब्र रखना पड़ता है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिनको ऑल ऑफ सडन यू गेट द सक्सेस, वो जितना जल्दी ऊपर भागते हैं उतने जल्दी नीचे भी आते हैं। पेशेंस इज द की। आपको कभी ऐसे कोई ताने वगैरह ऐसे फेस हुए कि जब आपको लगा है आपने अपना करियर शुरू किया था अपना, पर जैसे कि आपने कहा कि तुरंत पर रिजल्ट मिलता नहीं है, हमको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, पेशेंस मेंटेन करना पड़ता है। इन बिटवीन आपको कभी कोई ऐसे ताने वगैरह सुनने को मिले, हाँ बड़ा है अब करने वाला, कुछ तो कर नहीं रहा करके, पर आपने सोचा कि नहीं हटाओ यार, मेरे को खुद पे कंसिस्टेंट रहना है, खुद पे फोकस रहना है करके? कांटे तो यार अभी भी मिलते हैं, मतलब लोग देते ही है अभी। पहले बहुत मिलते थे, लेकिन ठीक है यार, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं करते। 4 लोग आके बोलेंगे भाई पूरी गरम देना करके, तुम्हारी 13वीं पे आएंगे और बोलेंगे पूरी गरम लगा। तो 4 लोगों का काम ही वही है कि आपको नीचे खींच रहा। 4 लोग अगर सपोर्ट करने आ जाते हैं तो आज दुनिया बहुत बेटर प्लेस होती। जो कंडीशंस अभी है, जो चल रहे हैं हालात अभी, अगर 4 लोग सपोर्ट करें तो क्यों ना दुनिया एक बहुत अच्छी प्लेस बन जाए। ताने मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, आप उनको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। आपको फैमिली ने सपोर्ट किया था इस बारे में डिसीजन में बिल्कुल किया था, कि बिल्कुल किया। कि इस लाइन को पैशन बना रहे, करियर बना रहे, तो टाइम लगा, लेकिन बिल्कुल किया। कभी मेरे पापा ने या कभी मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि तू ये क्यों कर रहा है, तू फिटनेस, तू जिम क्यों जा रहा है, ये क्यों कर रहा है। क्योंकि मैंने भी जैसे बता रहा है कि मैंने टाइम लिया उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को पढ़ा, तो टाइम लिया, टाइम दिया भी। कभी फैमिली ने ये नहीं बोला, लेकिन हाँ ये था कि मैं फिटनेस के साथ साथ मेरा जो मेन बिजनेस था वो भी मैं कर रहा था, मेरा मेन फैमिली बिजनेस था। लेकिन जिस पॉइंट में मेरे को लगा कि नहीं, आई एम वेरी मच सेटल्ड, उसके बाद में मैंने मेरा मेन बिजनेस छोड़ के आई गिव फुल टाइम टू फिटनेस। तो अभी अगर कोई और भी ऐसा यंगस्टर है या कोई भी चाहता है कि वो फिटनेस में आना चाहता है, डायरेक्टली अपना मेन बिजनेस है, अपना मेन काम छोड़ के फिटनेस में मत आओ। पहले उस चीज़ में टाइम दो, उसको समझो अच्छे से। सर्टिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्टिफिकेशन करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय में 1 साल 2 साल या हो सकता है 5 साल में गवर्नमेंट तो बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स लेकर आने वाली है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, कि जिसमें आपका सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होने वाला है। तो सारे जिम ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जिम में जो भी वो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू फालतू या इरेगुलर सर्टिफिकेशन ले लिया, अपने नाम के लिए सर्टिफिकेशन मत करो, डू इट फॉर द नॉलेज। सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन वेरी मस्ट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, क्योंकि फिटनेस ऐसा प्रोफेशन है कि जो आपको डॉक्टर के पास जाने से बचाता है। वी आर द फर्स्ट स्टेप, मतलब हम लोग फर्स्ट स्टेप है जो आपको डॉक्टर्स के पास में जाने से बचाएंगे। इवन डॉक्टर्स के, अगर आप डॉक्टर के पास भी जा चुके हो या जा रहे हो, उसके बाद में भी हम लोग ही है जो आपको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। तो ये फील्ड ऐसा है जिसको मतलब इतनी गालियां मिलती है और इतने ताने मिलते हैं ये फील्ड को, मतलब लोग कोच को कोच नहीं समझते, वो बाउंसर की तरह ट्रीट करते हैं। थोड़ी सी बॉडी बन गई, थोड़ा सा बल्कि हो गया तो वो बाउंसर जैसा लग रहा है। नहीं भाई, बाउंसर नहीं है हम लोग, वी आर नॉट बाउंसर्स। हम लोग फिटनेस कोच हैं, हम लोग फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं। बाउंसर में और फिटनेस कोच में फ़र्क होता है। तो उस तरीके के ताने मिलते हैं और मिलते रहेंगे जब तक के लोगों के मन में इसका परसेप्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका कोई मतलब, क्या बोलूँ उसको, एक वर्ड है कि जैसे डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट मिलता है, टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलता है, वैसे फिटनेस कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वैसे फिटनेस कोचेस को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो कि बहुत लैगिंग है। एंड ये चीज़ पे करते हुए भी दिखता है। मतलब अगर आप डॉक्टर का फीस है ना 10,000 रुपये, आप आँख बंद करके देते, वही ट्रेनर्स का फीस अगर 5,000 भी है तो कह रहे पैसे शिकन आएंगे जैसे किडनी मांग ली हमने, या उनसे कोई बहुत बड़ी ज़्यादा मांगी। तो फिटनेस कोच पे जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप फिटनेस कोच हायर करते हो तो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप डॉक्टर को पे कर रहे हो दैट इज़ एन एक्सपेंस। ये डिफरेंस है। डॉक्टर को आप अपनी मर्जी से पे नहीं करते हो,
वो आपकी मजबूरी है। आपकी तबीयत खराब हो गई, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो मजबूरी में हुआ है, वायरल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बीमारी थी। लेकिन अगर आप कोच को पे कर रहे हो तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो आपको आगे लॉन्ग टर्म में काम आएगा। आफ्टर 40s, आफ्टर 50s, आफ्टर 60s, जब आप अच्छे से चल फिर पाओगे, अच्छे से घूम पाओगे, तो दैट इज द टाइम यू विल गोइंग टू थैंक द कोच। अगर आपके इसमें कोच नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छी हैबिट रखी हुई है, अगर आप वर्कआउट करते हो रोज, तो आप उस चीज़ को थैंक करो। दिस इज फिटनेस इज फॉर लॉन्गिटिविटी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप आज म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, रिटायरमेंट के बाद में वही पैसा काम आता है। तो सेम इज लाइक फिटनेस। फिटनेस इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। आप उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, टाइम दो, समय दो। दैट इज द थिंग। और जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई ट्रेनर अगर इन फ्यूचर जैसे आपने बताया कि आने वाले सालों में हो तो गवर्नमेंट कंट्री कर सकती है कि मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर्स रखो। अभी फॉर एग्जांपल XYZ पर्सन, जैसे मैं खुद का ही अगर एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैंने शुरुआत क्या करूंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा। मैं जिम करते करते मुझे पता चला मेरा पैशन है, मेरे को इसमें अच्छा लग रहा है करके, तो एग्जैक्ट किस तरीके की सर्टिफिकेशन और किस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ती है? बेसिक कोर्सेस होते हैं जैसे सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, CPT एक बेसिक कोर्स है। उसमें अगर आप CPT भी करोगे तो मतलब यू आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फिटनेस। मतलब एज अ कोच जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। तो अगर वो भी आप कर लेते हो तो आप पे बहुत सारी चीज़ें कवर कर। उसके बाद में आप कैसा कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उसके बाद में न्यूट्रिशन में आपको जाना है, न्यूट्रिशन में जाओ। उसके बाद में आपको और एडवांस CPT करना है, वो आप कर सकते हो। फिर उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। फिर न्यूट्रिशन हो गया, फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हो गया। आजकल तो बहुत सारे डोमेन्स आ गए इसमें। तो वो सारी चीज़ें, आपका फील्ड आपको कैसे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं, आप कैसा कमाई कर रहे हो, उसके ऊपर बाकी आगे ही पढ़ाई डिपेंड करेगी। लेकिन बेसिकली एट द इनिशियल लेवल, एट द एंट्री लेवल, आपको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स ज़रूर करना चाहिए और अच्छे एकेडमी से करो। बहुत सारे एकेडमी है जो सस्ते में करा रही है। डू इट विद अ गुड एकेडमी कि जिनका रिकग्निशन भी है, और हो सकता है कल आप बाहर चले जाओ या वहाँ पे भी रिकग्नाइज वो जो सर्टिफिकेशन है होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कोर्सेस हैं इंडिया में जो बाहर से जिनका एफिलिएशन है, टाई अप है, तो वो आप सर्च कर सकते हो और उस पर करो। आजकल तो गूगल, ChatGPT ये सब है, बहुत एडवांस्ड है। तो ये जैसे रहता है मोस्टली जो ये जो पढ़ाई रहती है, सर्टिफिकेशन रहता है, ये थियोरेटिकल रहता है कि प्रैक्टिकल रहता है? दोनों मिक्स रहता है। और ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ एकेडमी जो है आपको 1 या 2 महीने के लिए अपने सेंटर में बुलाएगी। 1 साल का अगर कोर्स है तो 1 या 2 महीने के लिए आपको अपने सेंटर में बुलाएंगे, वो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल अटेंड करो। बाकी थियरी जो है वो तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो पहले ऐसा नहीं कि आपको 1 साल बाहर रहना पड़ रहा है, डबल एक्सपेंसेस हो रहा है आपको, वो चीज़ें नहीं है। आप ऑनलाइन क्लासेस करो, लेक्चर्स करो, उनका जो भी असाइनमेंट होता है, उनके जो भी वो लोग वर्क देते हैं वो कंप्लीट करो और प्रैक्टिकल अटेंड करो। और इसकी कोई एज लिमिट रहती है कि कोई भी पर्सन कर सकता है ये? कोई भी पर्सन कर सकता है, बस उसका बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। आई थिंक 10th या 12th वो लोग रिक्वायर करते हैं, रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक 10th या 12th होता है। उसके बाद में कोई भी कर सकता है। ओके। और जैसे आपके यहाँ पे जैसे आप पर्सनल ट्रेनिंग फिटनेस कोच में है, तो आपको कभी ऐसा कोई क्लाइंट मिला जो काफ़ी इरिटेटिंग क्लाइंट है, जिसको देख के आपको लगा होगा कि नहीं मुझे इसको ट्रेन करना ही नहीं है करके? बहुत ऑलमोस्ट अभी भी आते हैं। आते हैं, फिर उनको डील कैसे करते हैं आप? पेशेंस, ये पेशेंस ही है ना। अच्छा अच्छा यार डॉक्टर के पास में अगर कोई पेशेंट जाएगा, बहुत ही उसका स्मेल आ रहा है या वो बहुत ही गंदा है, तो ऐसा है नहीं कि डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा, करेगा। वो भी हो सकता है थोड़ा बिगर मन से करे, लेकिन करेगा जरूर। तो हम लोग भी मना नहीं करते हैं किसी को, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग थोड़ा अच्छे से, मतलब सबको हैंडल करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि वन डाइट सूट्स ऑल या वन प्लान सूट्स ऑल वाला काम नहीं होता है। सबको हैंडल करने का तरीका अलग होता है। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड कोच। मतलब स्मूथ रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अच्छे ड्राइवर नहीं, को अच्छी गाड़ी अगर चलानी है, अच्छा ड्राइवर बनना है, तो आपको रोड्स भी वैसे ही चूज करने पड़ेगी, आएंगे आपको वैसे ही। अभी जैसे फ्लाईओवर से जाओगे एकदम टिप टॉप निकलोगे, फिर जैसे फ्लाईओवर से नीचे उतरोगे आपको गड्ढे मिली, तो वो गड्ढों से भी गाड़ी निकाल से आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, मिलते हैं ऐसे इरिटेटिंग क्लाइंट्स मिलते हैं, सबका अलग अलग नेचर होता है। यू हैव टू हैंडल पेशेंस इज द की।
एंड ये इमेजिन करो आप घर बच्चे को ट्रीट कर रहे हो, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत सीधा होता है, एक बार में सुन लेगा, कोई मस्तीखोर होता है, कोई साइलेंट होता है। साइलेंट भी क्लाइंट मिलते हैं जो कुछ नहीं बोलेंगे, उनको मोटिवेट करना है तो बिग टास्क। जो एकदम साइलेंट होते हैं, जो चुपचाप आएंगे, हाँ सर ये करना है कर दो, हाँ सर ये करना है, कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो भी एक इरिटेटिंग पार्ट होता है। यार ये कुछ बोल लेता तो अपने को लगता है कि अपन कहीं गलत नहीं कर, अपने से तो कोई गलती नहीं हो रही, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्या कहीं नहीं रहा उसकी तरफ से कुछ। जो भी एक होता है। कोई होता है बहुत टॉकेटिव होता है, जिसको काम कम करना है, बातें ज्यादा करना है, तो उनको उस हिसाब से ट्रेन करो। मैं ऐसे लोगों को सुपर सेट ज्यादा करवाता हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, टाइम मत दो उसको, फिर खड़ा कर दो ट्रेडमिल पे, आपका जितनी बातें करता हूँ। और जैसे कि आपका ऐसा कभी सीन हुआ होगा ना, जैसे आपको काफी टाइप का एक्सपीरियंस, आपको टोटल कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में? प्रोफेशनली ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स मोर देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। तो जैसे आपको टोटल इतना एक्सपीरियंस है जो कि मोर देन इनफ है, और इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आ रहा है, वो आपके पास सीख रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था इरिटेटिंग क्लाइंट का, वो क्या किया उसने रात को बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, 2-3 वीडियो देख लिया, आपको अगर चैलेंज कर रहा है कि नहीं आप गलत सिखा रहे, ये वाला सही है करके, तो उस कंडीशन में तो गुस्सा तो आएगा, बट ऑब्वियस है, पर आप उस चीज को मैनेज कैसे करते और उसको टैकल कैसे करते? आंसर साइंस से आंसर दो ना आप साइंस से आंसर दो। अगर आप पढ़े लिखे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा मसल कहाँ, मतलब किस वर्कआउट में कैसे हिट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लैट पुल डाउन का मैं एग्जांपल देता हूँ। कई लोग एकदम वाइड ग्रिप लेंगे, इतना वाइड, इतनी जरूरत ही नहीं है यार, एक सर्टन एंगल पे ही वो वर्क करेगा। आप भले ही कितना वाइड ले लो, आप इतना वाइड लोगे तो आपकी ऐसा तो नहीं कि आपके कपड़े फाड़ के बैक निकल जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगा, वो एक सर्टन एंगल पे ही काम करेगा। देखता हूँ मैं आज भी कई लोगों को, अभी जस्ट लास्ट मंथ ही अभी जैसे नए ग्रिप्स आ गए हैं जो वाइड ग्रिप हैंडल होते हैं, इतना बड़ा वाइड, कोई फायदा नहीं। अगर आपका लैट पुल डाउन का जो बात वो इतना बड़ा होता है, वो एक्सटेंडेड ग्रिप होती है, को यहीं पकड़ना है, वो आप यहाँ पकड़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप एकदम आपकी बैक वाइड हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रो करती है। आपकी कमर इतनी रहेगी और बैक इतनी बड़ी रहेगी तो वो भी नहीं चलेगा। ये कमर इतनी बड़ी, आपकी बैक इतनी छोटी, तो वो भी नहीं। एक सर्टन एंगल पे वर्क होना चाहिए, सर्टन एंगल पे ही हिट होना चाहिए। साइड लैटरल का एग्जांपल ले लो, लोग साइड लैटरल गलत तरीके से करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% लोग साइड लैटरल जो रहता है गलत तरीके से करते हैं। कभी आपका रिस्ट मुड़ जाएगा, कभी आपका एल्बो नीचे चल जाएगा, कभी आपका एल्बो डोमिनेट हो जाएगा, वो भी नहीं करना। तो ये इंस्टाग्राम के जो सोशल मीडिया वाले जो होशियार लोग हैं, उनको साइंस से आप आंसर दो, लॉजिकली आप आंसर दो। ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप खुद पढ़े लिखे रहोगे। जब आपने पढ़ाई नहीं है, बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ा है, आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा, क्या ही बताओ। दैट इज द रीजन आई आस्क पीपल टू डू सर्टिफिकेशन। आप सर्टिफिकेशन करो, पढ़ो, तभी तो आप जवाब दोगे। आपको एबीसीडी आएगी तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो बिना एबीसीडी के थोड़ी सेंटेंस बना पाओगे। सो डूइंग द बेसिक राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट मोस्ट पीपल लैक इज दे जस्ट डोंट हिट द बेसिक्स। बेसिक पे काम ही नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस। आपका बेस स्ट्रांग है तो आप खड़े रहोगे। ये बिल्डिंग जो टिकी हुई पिलर्स पे टिकी हुई, तो पिलर्स स्ट्रांग होना, फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। ये कमजोर रहेगा तो गिर जाओगे। जैसे बहुत जन कहते हैं कि नहीं लेग्स मारना बेकार है, कि ऊपर बॉडी बनाओ, पर मैंने कई जगह में पढ़ा था कि लेग्स पर तो आपकी आधी बॉडी रहती हो, तो लेग्स ट्रेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या जितना बॉडी ट्रेन होता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेग्स। लेग मसल इज द मोस्ट, सबसे बड़ी मसल है आपकी बॉडी में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। मतलब जब हम लोगों ने जिमिंग स्टार्ट किया था तब लेग्स का ट्रेंड नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक लेग्स का ट्रेंड था ही नहीं, क्योंकि वो एक डर बैठा के रखा था कि पैर, मतलब लेग्स मारोगे तो दर्द भयानक होता है। और जो हमारे जिनको हम लोग फॉलो करते थे वो भी नहीं मारते थे लेग्स। तो उस कारण से अगर आप मेरे को पूछोगे तो मेरा जो वीक पार्ट है वो लेग्स ही है। लेकिन खैर अभी मैंने ओवर द टाइम उसको वर्क करके मेड द इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली हुए हैं, लेकिन वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसे इनके लेग्स अच्छे होते हैं। तो और लेग्स वर्कआउट का ये बेनिफिट होता है कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्रेट होता है, सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट होता है लेग्स के वर्कआउट से ही। तो जितना अच्छा आप लेग्स मारोगे उतना अच्छा आपका अपर बॉडी ग्रो करेगा। नहीं, इंपॉर्टेंट अपर बॉडी मारना जितना लेग्स इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक, लेग्स एंड बैक। आप बाइसेप ट्राइसेप मत मार। कई बड़े बड़े एथलीट्स हैं, कई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जो बाइसेप कभी भी नहीं करते। मतलब 6 महीने में एक बार या 3 महीने में 1 या 2 बार वो बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करेंगे, लेकिन उनके आर्म्स नेक्स्ट लेवल रहते हैं।
क्योंकि छोटा मसल है, उसको उतना वर्क की जरूरत नहीं है, 1-2 एक्सरसाइज किया खत्म किया। वर्कआउट जो होता है दैट इज अ स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं है। लोग गधा मजदूरी जिम में करते हैं, लेकिन जिम जो है वो स्मार्ट वर्क की जगह है, गधा मजदूरी की जगह नहीं है। जिम में आपको स्मार्टली प्ले करना है। मैं आपको बोलूंगा ना 10 किलोमीटर भाग ले, 200 स्क्वाट मार ले, 500 स्क्वाट मार ले, आप मार लोगे। लेकिन जहां मैं बोलूंगा कि एक दिन ये नहीं खाना है, वहां आपके पसीने छूट जाएंगे, वहां आपके केबिन में सूजन आ जाएगी। तो रियल हार्ड वर्क होता है जिम के बाहर होता है, जिम में से स्मार्ट वर्क है। और बी द स्मार्टेस्ट इन द क्राउड एंड हार्डेस्ट व्हेन यू आर आलू। लोग उल्टा करते हैं, जिम में चिल्लाएंगे पैंचोदा, कुत्ते जैसे पागल चिल्लाएंगे, कोई मतलब थोड़ी कि यार तुम साला एनर्जी तुम चिल्लाने वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी प्रिजर्व करो ना वहाँ पे वर्कआउट में। ठीक है, वो मतलब 50 किलो वेट लगा हुआ है और चिल्लाएंगे ऐसा कि जैसे 500 किलो वेट लगा हुआ है। साला 500 किलो उठाने वाला भी नहीं चिल्लाता इतना। एडी हॉल को देखो, जिसने डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड मारा था, उसने 500 की जब लिफ्ट किया था, कुछ नहीं चिल्लाया था उसने। उसकी वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, देखो कितना कामली लिफ्ट किया उसने। और यार बहन जो 200 किलो लगा लो तो ऐसा आवाज करेंगे यार जिसकी हद नहीं। कोई मतलब थोड़ी है, तुम एनर्जी प्रिजर्व करना है तुमको, यही तो स्मार्ट वर्क होता है। दिस इज व्हाट स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट। आपको अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी है, प्रिवेंट करनी है फॉर द लिफ्ट, फॉर द वर्कआउट। चिल्ला के क्या मतलब है? गरजने वाले बरसते नहीं और बरसने वाले गरजते नहीं, ऐसा हालत है। और जैसे कि आजकल जैसे जिम में काफी मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए, मतलब पर्टिकुलरली हर एक एक्सरसाइज के एक एक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। पर पहले के टाइम में, आज से 40 साल पहले अगर जाएंगे, तब भी बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे, तब भी उनकी पूरी प्रॉपर फिजिक होती थी, पर उन लोग ट्रेडिशनली मतलब बेसिक इक्विपमेंट से करते थे। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, बस ये आजकल का ट्रेंड है बस? देखो, मशीनों का आविष्कार ही हुआ है लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली आज से 40 साल पहले गाड़ियां भी नहीं थी, 50 साल पहले गाड़ियां भी नहीं थी। तो गाड़ी बनी तो एवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन ठीक है, फिर भी आज मैं मानता हूँ कि जो भी नई मशीन्स आए हैं कि जिसमें आई थिंक 30 to 40% मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो यूजफुल नहीं है। मतलब अगर आपके पास में पैसा है, जगह है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपके पास में लिमिटेड स्पेस है, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, उसमें अगर आपको जिम लगाना है, जिम करना है उसमें आपको, तो जो जो ज़रूरी इक्विपमेंट है उस पर आपको स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो एवोल्यूशन होता है वैसे, इट्स ऑल अबाउट हाउ नाइसली यू इवॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि आप 50 साल पीछे जाओ और वहीं पे वही एरा में आप जी रहे हो, वही एरा में करना है। प्रोग्रेस होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट इज अ गुड सिम्टम। बट आज भी आई एम ए मैन ऑफ बेसिक्स। मुझे वर्कआउट में बेसिक चीजें ही पसंद है। बंदरों के जैसा कूद फान मेरे को नहीं सकता। कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी आज जो भी फिटनेस एथलीट है, बड़े से बड़ा, चाहे आप रोनाल्डो ले लो, चाहे आप विराट कोहली का नाम ले लो, मेसी का नाम ले लो, ये लोग बेसिक वर्क ही करते हैं। जो उनके ट्रेनिंग पैटर्न में दिया है, जो उनके ट्रेनिंग शेड्यूल में दिया है, उनके कितने वीडियो उठा लो आप, कभी आप तो विराट कोहली को, रोनाल्डो को, मेसी को इधर से उधर कूदते हुए नहीं देखोगे। भाई उनके कोच ने बोल दिया ये करना है तो यही करना है, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो फिटनेस इज मोर ऑफ डूइंग बेसिक थिंग्स इन द राइट वे। वो नहीं कि बेंचो आप खड़े हो बोसू बॉल के ऊपर और हिल रहे हो, ठीक है, ना आपकी स्टेबिलिटी है, ना आपका माइंड मसल कनेक्शन है, इंजरी हो गई तो और वाट लग जाएगी आपकी। तो इन सब चीज़ों को करना ही क्यों है? ठीक है, सीखना है आप सीखो, लेकिन उसको ये बोलना कि इट इज़ अ न्यू डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, ये सबसे बड़ा चूतियापा है, ये सबसे बड़ी फालतूगिरी है। तो फिटनेस इज मोर ऑफ डूइंग बेसिक थिंग्स इन अ राइट मैनर रादर देन डूइंग द फ्लैशी और शिकी स्टफ। जैसे आपके जिम में जब आते होंगे, आप जिनको ट्रेन करते होंगे, आजकल देख रहता है कि बस 2 सेट मारेंगे, मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे, आईने के सामने के फोटो डालेंगे, पोस्ट करेंगे कि मैंने हेवी वर्कआउट किया, जो कि बिहाइंड द सीन करते हैं ही नहीं। तो आप उनको टैकल कैसे करते हैं आप? तो उनको फिर उसी तरीके से 1-2 बार समझाओ, नहीं मानते तो छोड़ दो उनको। अपना 1 घंटा हो गया, दूसरा क्लाइंट रेडी रहता ही है, दैट्स इट।
पेशेंस टेस्ट होता है अभी। व्हाट यू डिजर्व। हाँ, एक दो बार आप बोलो, एक दो बार से ज्यादा आप क्या ही बोलोगे। बच्चा थोड़ी है दूध पीता हुआ कि उसको पकड़ के लेकर आएंगे। तो दूध पीता हुआ बच्चा होता तो चलो ठीक है, उसको हम लोग समझा भी सकते थे यार कि ठीक है भाई ऐसा नहीं करना है। अब तो यार ऑलरेडी ग्रोन अप हो, तुमने 18 साल 20 साल जो भी तुम्हारी एज है, एक लिमिट होता है हम लोगों का भी समझाने का, उसके बाद में नहीं बोलते। आपको तो 2 सेट कर रहा है तो उनको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है, उनको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। फिर वैसे लोग भी बोलते थे उनको तो रिजल्ट ही नहीं आया, फिर हम लोग दिखाते ना उनको, सर ये देखो 2 सेट मार के आप वो वहाँ खड़े थे। फिर इंस्टाग्राम पे डाला था, उसमें आर्ग्यू करते हैं उन लोग। वेस्ट मोड एक्टिवेटेड करके लिखा था आपने, योर वर्कआउट इज में वार्म अप ऐसा भी लिखा था आपने, सर करो अभी। उनको जवाब भी वैसे दिए। और जैसे कि इन लोगों को जैसा डील करते हैं तो पेशेंस अगर आउट हो गया फिर आप ऐसे कोई ये नहीं हो जाते इनको कि ये आज से मैं जिम में आऊंगा ही नहीं, इन लोग ऐसे कोई होता है न्यूज पे बात आ गई। सब लोग नहीं है, सबका भी ईगो होता है। लेकिन आप यार देखो, जो अच्छा जो फिटनेस एथलीट है या अच्छा जो फिटनेस कोच है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार पेशेंस ही होता है। तो अगर कोई अच्छा फिटनेस एथलीट या कोच अपना पेशेंस खो रहा है तो इट मीन्स कि बहुत बड़ी बात हुई है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, तो उससे अब या तो उसका नेचर वैसा है कि वो कोच का नेचर वैसा है, या सामने वाला जो क्लाइंट है उसका नेचर वैसा होगा झगड़ा होगा, या फिर अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेरॉइड्स है तो स्टेरॉइड से वैसे एंगर इश्यूज जल्दी आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो रहता है मैंने बहुत जगह पे पढ़ा था कि सही है कि जैसे बोले बॉडी बिल्डिंग जो रहता है ये 20% वर्कआउट रहता है और 80% तुम्हारा डाइट रहता है। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एफर्ट्स पुटिंग टुगेदर। आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आपका रेस्ट, आपका सप्लीमेंटेशन, तो सबका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। ऑब्वियसली वर्कआउट एंड डाइट प्लेज अ मेजर रोल। एक जैसे आप सिर्फ वर्कआउट को कंसीडर करोगे तो वर्कआउट भी एक हद तक सपोर्ट करेगा, अगर आपका रेस्ट और रिकवरी नहीं है, डाइट नहीं है, उसके बाद में वर्कआउट भी आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहे हो, डाइट बहुत अच्छा कर रहे हो और रेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक पिलर से घर नहीं बनता, एक पिलर से बिल्डिंग भी नहीं बनती, तो सारे पिलर्स आपको जोड़ने होते हैं, प्रॉपर एक एंगल पे रखने होते हैं, तभी आपका बेस या आपका स्ट्रक्चर खड़ा होगा। वो चीज़ भूल जाओ कि 80% इज ऑल अबाउट डाइट। आप सिर्फ डाइट खा के बॉडी बना दूंगा, वही, क्योंकि वो एक वो मतलब मिथ रहते हैं इंटरनेट में जो सर्कुलेट होते हैं। वो तो इसका तो छोड़ दो, परेशान हो गए हम लोग का। और जैसे कि जैसे सिगरेट के जो डिसएडवांटेजेस रहते हैं हम सभी को पता है, क्योंकि अब मूवी भी देखने जाते तो सबसे पहले मुकेश को ही दिखाते हैं, वो मर गया अभी भी आज भी उसको जिंदा है। पर बहुत जन क्या करते हैं जिम जाने के पहले सिगरेट पी के आते हैं, क्योंकि पास तो 2 इयर्स बैक जब मैंने जिम लगाया था और फिर मैंने लोगों को डिस्कस करते हुए सुना, तो सिगरेट पी के आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं और बाद में फिर बोल रहे चल सुट्टा मारने चलते हैं। तो एज इन फिटनेस टर्म में वो किस तरीके से अफेक्ट करता है सिगरेट तुमको? देखो पता सबको ये चीज़ है कि सिगरेट गलत है, लेकिन अब तुम उसके गुलाम हो चुके हो। ठीक है, अब सिगरेट मतलब पहले तुम सिगरेट को पीते थे और सिगरेट तुमको पी रही, वो नशा ही है यार। नशा अगर आप नहीं छोड़ोगे तो तुमको खाएगा पिएगा, दारू है, दारू से तुम्हारा लीवर खराब होगा, सिगरेट से तुम्हारे कैंसर का डर है। तुम पता सबको ही है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब तुम सिगरेट खरीदते हो कि सिगरेट से तुम, मतलब पहले तो ये लिखा था सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, आजकल तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सिगरेट से कैंसर होगा और कैंसर से तुम मरोगे, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन हम करना ही है लोगों को, तो क्या ही बोले। और परफॉर्मेंस तो क्या है, परफॉर्मेंस आपका लिफ्टिंग खराब होगा, आपका रनिंग खराब होगा, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिर जाएंगे आपके। तो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी जो है सिगरेट, लेकिन अब तुम उसके गुलाम हो चुके हो। उसको कोई ये नहीं, जब तक कि तुम नहीं चाहोगे इसको छोड़ना है तब तक के तुम नहीं छोड़ सकते। दारू छोड़ना एक बार के लिए आसान है, जबकि सिगरेट इज वेरी डिफिकल्ट। very addictive as compared to this thing liquor। और सिगरेट छोड़ने के लिए लोग आजकल इसमें जा रहे हैं, हुक्का या वेप कर रहे हैं, वो तो और ज़्यादा डेंजरस। सिगरेट तो आप क्या 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दोगे, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन सुट्टा जो है, ये सुट्टा बोल रहा हूँ, वेप हो गया या हुक्का हो गया, 40 मिनट 45 मिनट। सोचो आपका लंग्स कितना अंडर प्रेशर है उतने टाइम।
40 मिनट 45 मिनट, और कितने, और जो लोग बोलते हैं कि इसमें निकोटिन नहीं होता है, तो वो या तो वो बेवकूफ़ बना रहे, या तुम बहुत बड़े बेवकूफ़। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और फिर बोलते हैं कि सही गलत की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरे लिए सही गलत की डेफिनेशन वही है कि जो चीज़ आप अपने पेरेंट्स के सामने या अपने बच्चों के सामने कर सकते हो, वो सही की उसकी डेफिनेशन एकदम सही है, वो सही की श्रेणी में आता है। और जो चीज़ आप अपने पेरेंट्स के सामने या बच्चों के सामने नहीं कर सकते, वो चीज़ गलत है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही सुपर कूल है। यार मेरा बेटा दारू पिएगा, अरे भैंचोद अभी दारू पिएगा, बाद में दारू उसको पिएगी, उसका क्या करेगा वो। तो फिर जिस अपने टाइम पे जो पेरेंटिंग होती थी, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता था। यार डिप्रेशन वर्ड तुमने कब सुना था बताओ। डिप्रेशन बच ये अभी अभी के ट्रेंड में से डिप्रेस हो रहा ना, मैंने खुद ने डिप्रेशन अभी सुना हुआ है। मेरा बाप तो एक झापड़ में डिप्रेशन निकाल लेता था, एक झापड़ में डिप्रेशन निकल जाता था। ठीक है, यहाँ तो लोगों को साला 10 की भी फेल हो गए तो डिप्रेशन हो रहा है। काहे का डिप्रेशन है भाई? इसीलिए आजकल की जो जनरेशन है मीठे पैदा हो रहा है। तो जनरेशन तुम्हारी पेरेंटिंग ही सही नहीं है तो तुम्हारा ये तो होगा ही होगा। पैम्परिंग ऐसी कर रखी है तो बच्चों को छोड़ दो ना, खुला छोड़ दो बच्चों को, सिर्फ नजर रखो उन पे, नजर रखना ही इम्पोर्टेंट। तब मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा ये, मेरा वो, नीचे गिर गया, बता रहे बच्चा नीचे ही गिरेगा ना यार, गिरेगा तभी सीखेगा। अब तुम उसको ऊपर कंधे पे बिठा के रखो तो चलना कब सीखेगा? तुम अगर 1 साल बेड पे रहते हो तो तुम्हारी बॉडी चलना भूल जाती है, पता है? तुम्हारे पैरों में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तुम डायरेक्टली उठ के नहीं चल सकते। तो वैसे ही सेम बच्चों के लिए भी होता है। इसीलिए एक स्पेसिफिक एज होती है हर चीज करने की। जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, गिरेगा नहीं, लगेगी नहीं, उसको चोट नहीं लगेगी, तब तक थोड़ी वो सीखेगा वो। फिर बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे ही, हमारे बच्चे क्यों नहीं रहे? यहाँ तुम्हारी पेरेंटिंग ही वैसी थी। तुम्हारी पेरेंटिंग कैसी थी वो देखो ना। तुम्हारी जब तुम बच्चे थे, जब मैं बच्चा था, तो मैं मेरी पेरेंटिंग बता रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। मतलब एक झापड़ में सारा कुछ निकल जाता था, कुटाई होती थी अच्छे खासे लोगों की। ये तो पेरेंटिंग है। मैं अभी भी मानता हूँ कि अप टू द एज ऑफ 18 बच्चा जैसा भी है उसमें 90% उसके पेरेंट्स का योगदान होता है। चाहे बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो बच्चा बिगड़ा ही क्यों है, पेरेंट्स के कारण ही बिगड़ा। या तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको पैम्परिंग किया, या तो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो दैट इज 18 के बाद में अगर वो बिगड़ रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती नहीं है। लेकिन 18 के पहले अगर उसको ये सारी चीजें हो रही है, मोबाइल एडिक्शन है, टीवी एडिक्शन है, और कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, अगर 18 के पहले वो चीज कर रहा है तो 99% ऑफ द टाइम योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपका बच्चा मोटा है तो भी पेरेंट्स जिम्मेदार है, दुबला है, बहुत ही सूखा हुआ तो भी पेरेंट्स जिम्मेदार है। मेरे घर पे आगे देखो, तुमको जंक फूड मिलेगा भी, ना मैगी रहती है, ना नूडल्स रहते हैं, कभी कुछ नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ पे तुमको मिलेगा हेल्दी सब मिलेगा, फ्रूट्स मिल जाएंगे तुमको। शुगर भले ही रखता हूँ मैं, क्योंकि शुगर जरूरी होती है बॉडी के लिए। लोगों ने शुगर को भी आजकल विलन बना के रखा हुआ है। बचपन में पता है लोग शक्कर की रोटी खाते थे, आइएगा भैया, हाँ, पराठे जैसे बनाते थे। हाँ, फिर वो चीज खाई हुई हम लोगों ने। आजकल के बच्चों को तो शुगर दिखा दो तो ओह नो, शुगर इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, शुगर इज नॉट गुड। अबे शुगर ही तो चाहिए बॉडी को, शुगर भी चाहिए, शुगर ही नहीं, शुगर भी चाहिए बॉडी को। पेरेंटिंग ही गलत है, तुम्हारा नॉलेज ही गलत है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। और जैसे शुगर में आजकल जो उसका अल्टरनेटिव आते हैं जो कैलोरी फ्री, जैसे शुगर फ्री ब्रेड आपने सुना होगा, तो इसमें जो रहता है वो शुगर हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू अपना ट्रेडिशनल शुगर। स्टेविया इज हेल्दी। आजकल जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसमें स्टेविया वो लोग ऐड करते हैं, तो इट्स ऑब्वियसली हेल्दी। वो आपका इंसुलिन स्पाइक उतना नहीं करता है, क्योंकि अगर आप जैसे उस चीज को आप देखोगे प्रोटीन सप्लीमेंट को, तो जितना सर्विंग उसमें होता है, जितना मीठा होता है, तो स्टेविया इज यूजफुल। तो शुगर विलन नहीं है यार, एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज डेंजरस। इवन अगर आप पानी बहुत ज्यादा पियोगे तो वो भी डेंजरस है।
एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज वेरी डेंजरस। तो आपको हर चीज़ लिमिट में करना है। आपको ऐसा नहीं है कि वर्कआउट बहुत अच्छा है तो आप 2-2 4-4 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसका भी एक लिमिटेशन होता है, एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, उसके बाहर मत जा रहे थे उस चीज़ को कंट्रोल लेके करो, कंट्रोल में रखो, आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप एनीथिंग ऑफ एक्सेस ज़्यादा सोओगे तो भी बीमार पड़ोगे, ज़्यादा पानी पियोगे तो भी आपको तकलीफ होगी, किडनी में प्रेशर आएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जाओगे, खाना कम खाओगे, मसल लॉस होगा। तो हर चीज़ को लिमिट में करो। अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना चाहो उतना करो, हर एक चीज़ का लिमिट। और जैसे कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे डाइट होता है, प्रॉपर खाना हो गया, जैसे मैं जिम से निकला हूँ, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा या फिर अपने सप्लीमेंट्स दूंगा, तो सप्लीमेंट्स टोटली चेंजिंग चीज है कि आप खाना ना खाओ, सप्लीमेंट पे डिपेंड रहो, इसी टोके। तभी तो उसका नाम सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इज हार्डली 10 to 15%। वो भी डिपेंड करता है वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। अगर वेजिटेरियन हो तो सप्लीमेंट्स का खर्चा और कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाता है। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप सप्लीमेंट नहीं भी यूज़ करोगे तो टेंशन नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी यू बिलोंग। रोल अच्छा है लेकिन 10 से 20% के ऊपर नहीं है, तभी उसका नाम सप्लीमेंट है, फूड नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो सपोर्ट करता है, इट जस्ट हेल्प यू। जैसे अगर कोई ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे भी ब्रेकफास्ट नहीं खाना, मैं जल्दी में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो उसने पट से क्या क्या प्रोटीन शेक बनाया और ठीक है चला गया, तो इज इट नॉट अ गुड थिंग? कर सकता है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और जो लोगों को लगता है कि ब्रेकफास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर होल डे, तो वो गलत है। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता। मेरे आइडियली 2 मील होते हैं, लंच और डिनर, दैट्स इट। इन बिटवीन प्रिपरेशन में रहते, मॉर्निंग फास्टिंग में रहता हूँ 1 बजे तक। 3 बजे जब मेरा वर्कआउट जब खत्म होता है तो उसके बाद मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, मेरा प्रोटीन स्कूप लेता हूँ। उसके बाद में मैं घर पे आके मेरा अराउंड 2 बजे लंच होता है, फिर इवनिंग में फ्रूट्स खा लिया और एक और प्रोटीन शेक ले लिया और रात में फिर से डिनर, दैट्स इट। मेरे 2 मील होते हैं आइडिया। और ये पैटर्न मैं पिछले ऑलमोस्ट 7-8 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे मॉर्निंग में भूखे पेट रहना अच्छा लगता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच कैलोरी यू ईट एंड हाउ मच कैलोरी यू बर्न। आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। आप 4 मील ले रहे हो लेकिन 4 मील में आप 3000 कैलोरी खा रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी का है, तो आप गेन करोगे। आप 2 मील ले रहे हो लेकिन आप 2 मील में 5000 कैलोरी खा रहे हो, तो भी आप गेन करो। वही हम 6 मील ले लो, 6 मील में आपने 200 कैलोरी ले ली, 1200 कैलोरी होगी 6 मील में, लेकिन आपकी ज़रूरत 2000 कैलोरी की है, तो आप लूज करोगे। ये जैसे भी आप जानते हैं कि अभी जैसे दिवाली आने वाली है, दिवाली में जो घर में नाश्ते बनते हैं, चकली, शंकरपाड़े, तो इसका कुछ कनेक्शन है? मतलब अगर मैं कोई पर्टिकुलरली डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मतलब फिटनेस के लिए, जिसमें मेरी बॉडी अच्छी बनने को होना, तो ये मेरे डाइट को असर करेगा? अगर जंक फूड काइंड ऑफ, ये भी जंक फूड में ही आते हैं, तो ये असर करने वाला है क्या? ये जंक फूड पे नहीं आते। अच्छा, जंक फूड में नहीं, ये जंक फूड पे नहीं आते। इसको जंक फूड का नाम दे दिया गया है, इसको जंक बना दिया, क्योंकि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम होता था तभी बनती थी। आजकल ये आपको हर घर में हर महीने मिलेगा आपको। हाँ। मूड हो गया, चूड़ा बना लो, चकली बना लो, ये कर लो। लेकिन पहले इसका स्पेसिफिक टाइम होता था, स्पेसिफिक सीजन होता था। ये सीजनल फूड में आते थे और ये चीज़ें जब हम लोग छोटे थे, पेट भर के खाते थे और मन भर के खाते थे। ऐसा नहीं कि 1 बाइट ले लिया, 2 बाइट ले लिया। तो उस वक्त के एक्टिविटी लेवल में और आज के एक्टिविटी लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। उस वक्त आपके पास में गाड़ी घोड़ा नहीं था। अगर आपको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल जाते थे, लेकिन अगर आपको बाजू के घर में जाके अगर आपको कुछ लाना भी है या घर से 10 कदम दूर अगर किराना दुकान है, तभी आप गाड़ी से जाओ। तो जब आपकी एक्टिविटी ड्रॉप हो रही है, आपका परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगा, आपका बॉडी भी उस हिसाब से उसको रिएक्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा। तो ये चीज़ें गलत नहीं है। कई बार वो होता ना कि हालात बुरे होते हैं, इंसान बुरा नहीं हो, तो वैसे ही वो इंसान है, इंसान बुरा नहीं है, उसके हालात बुरे हैं, उसको लोगों ने बुरा बना दिया। ये चीज़ें सिलसिला है, बनाई गई है खाने के लिए, आप एंजॉय करो। और मतलब देखो, डाइटिंग का ऐसा नहीं होता कि आप हाफ हार्टेडली करते हो या हाफ माइंड से करते हो, या तो आप इस साइड हो या तो आप उस साइड हो। मतलब अगर आप डाइट कर रहे हो, आपका टारगेट है, आपका गोल है कि आपको
XYZ किलो कम करना है, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 2 किलो, जो भी कम करना है, बढ़ाना है, अगर आपको करना है तो आपको उसके प्लान को स्टक रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने भी डाइट ये भी शुरू किया है सितंबर में और आपको गोल है कि आपको दिसंबर तक के आपको फिट होना है, 3 महीने में आपको 10 किलो कम करना है एग्जाम्पल, तो उसके बीच में आपको दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, वो नहीं देखना है। आपके कोच ने बोला है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है तो नहीं खानी। आपके प्लान में अगर लिखा हुआ है कि यू आर नॉट सपोज यू आर नॉट अलाउड टू ईट सो एंड सो स्टफ, तो आपको नहीं खाना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। हाँ, आपका चीट डे है, चीट मील होता है हर हर 2 हफ्ते में चीट मील आपको अलाउड है। तो चीट मील भी ऐसा नहीं कि वो आपने कुछ भी खा लिया हो, कितना भी खा लिया हो, वो भी एक प्लान तरीके से होता है। और अगर आप मेंटेनेंस मोड पे हो, आपका डाइट या आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है, तो बिल्कुल खाओ उस चीज को, खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। ये जंक फूड के कैटेगरी में है। जंक फूड होता है नूडल्स, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, समोसा जंक फूड की क्वालिटी में आता है। और जो भी प्रोसेस होता है इसमें मैदा ज़्यादा होता है, तो ये सारे जंक फूड के कैटेगरी में आते हैं। पास्ता वास्ता ये सब तो, और पहले ये चीज़ें मिलती कहाँ थी इतनी। अगर आप अपने ही बचपन की बात ले लो या मेरे बचपन की बात ले लो, तो यार साल में एक आधे बार मैगी खाने मिलता था, और आज देखो डेली होता है। रोज का ब्रेकफास्ट ही मैगी है लोगों का। रोज ब्रेकफास्ट में कभी पास्ता खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। टीवी एड इतने मैनिपुलेटिंग हो गए, तो इसकी ऐड आती है जो नेशनल ब्रेकफास्ट बना के रख दिया, दूध चूड़ा केलॉग, बराबर है, दूध चूड़ा ही हो गया ना, एक चूड़ा हो गया और दूध मिला, कि भाई ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ योर। घंटा ने बोला ब्रेकफास्ट शुड बी किंग साइज एंड डिनर शुड बी बिगर साइज। भाई मैं उल्टा करता हूँ, मेरा डिनर बिल्कुल हेवी होता है, क्योंकि मेरा गोल वैसा है, मेरे को डिनर अच्छा चाहिए ताकि मेरे को नींद अच्छी आती है, मेरी रिकवरी अच्छी होती है। एंड द एंड ऑफ द डे इट्स कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, सिंपल कैलकुलेशन, प्लेन कैलकुलेशन, लॉजिक, कोई दूसरा लॉजिक ही नहीं है उसमें। आपका गेन तभी होगा या वेट लॉस तभी होगा जब आप रिक्वायर्ड कैलोरी से ऊपर नीचे हो। आपका रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, आप 1800 खा रहे हो तो आप वेट लॉस करोगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, आप 2200 खा रहे हो, आप गेन करोगे, सिंपल। हाँ, उसमें अब ये होता है कि उसमें आपको फूड आइटम्स क्या क्या खाने वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन का मैक्रोस क्या है, कार्ब्स के मैक्रोस क्या है, फैट के मैक्रोस क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और वो चीज़ सबको नहीं आता है कैलकुलेशन, उसके लिए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, तो वो चीज़ वो लोग डिजाइन करते हैं। Okay. उनका रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है या डाइटिशियन होता है, उसमें भी डाइटिशियन वो कौन सा है, क्लिनिकल है, स्पोर्ट्स है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्लिनिकल डाइटिशियन इज अ डिफरेंट गेम, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या स्पोर्ट्स डाइटिशियन इज अ डिफरेंट गेम। जो हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन होते हैं, नो ऑफेंस अगेंस्ट है, बट उनकी स्टडी अलग होती है, हमारी स्टडी अलग है। जो हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते हैं, उनका काम होता है कि जो पेशेंट आया है हॉस्पिटल में, उसको अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी ठीक करके घर भेजो, और घर भेजने के बाद में जो उसको रिकवरी के लिए उसको फूड चाहिए, वो उसका प्लान बना के देते हैं। लेकिन आजकल वही लोग ओवरऑल डाइटिशियन बन के बैठे हुए हैं, ओवरऑल न्यूट्रिशनिस्ट बन के बैठे हैं। देखता हूँ मैं कई लोगों के रिनॉन जो डाइटिशियन है नागपुर के या बाहर के, उनके डाइट प्लान देखे मेरे को हंसी आती है देख के, और गुस्सा भी आता है। यार तुम्हारे डाइट में प्रोटीन का पी नहीं रहता है, और तुम खुद को न्यूट्रिशनिस्ट कैसे क्लेम कर रहे हो? प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक। आपके मसल्स को बनाने वाला सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कंपोनेंट है, प्रोटीन ही। प्रोटीन के नाम पे तुम 50 ग्राम पनीर खिला देते हो दिन भर, कहाँ से मिलेगा बॉडी? 50 ग्राम पनीर में प्रोटीन कितना होता है? 8 ग्राम, 10 ग्राम। और सिर्फ प्रोटीन रहता है कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी रहती है जो तुम्हारे बॉडी को नीड नहीं रहती है, ऐसा कुछ रहता है उसमें डाइट पे? हमने जैसे फॉर एग्जांपल कैलोरीज तरह तरीके की होती है, तो कोई हेल्दी कैलोरी होती है, अनहेल्दी कैलोरी होती है। कैलोरी होती है, उसमें हेल्दी या अनहेल्दी का नहीं होता है। आपके फूड आइटम्स हेल्दी या अनहेल्दी होते हैं। अच्छा, आपको अगर आप फॉर एग्जांपल जंक फूड भी खाओगे कैलोरी मिल, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल जंक बॉटल, इसमें 200 कैलोरी, ये बॉटल है हेल्दी लिक्विड,
इसमें 300 कैलोरी है। आप कौन सी चूज करना पसंद करोगे? हेल्दी। हेल्दी चूज करोगे, बड़ी कैलोरी ज़्यादा है। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल अंडे का आप एग्जांपल ले लो, एग वाइट और एग येलो। बहुत लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि एग येलो नहीं खाना चाहिए, तो उसमें कैलोरी बहुत होता, फैट बहुत होता। अरे भाई, वो फैट तुम्हारी बॉडी के लिए जरूरी है, उससे तुम्हारे एचडीएल लेवल्स जो है वो बढ़ेंगे। और एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो अच्छे फैट की कैटेगरी में आता है, वो बुरे फैट की कैटेगरी, वो तुम्हारा दोस्त है वो। आजकल लोगों को हार्ट अटैक आने के कारण भी यही है कि लोग मतलब फैट ही नहीं खाते। यार घी खाओ, घी खाना बहुत जरूरी है। घी इज अ वेरी गुड फैट। तुम्हारा ब्रेन और हार्ट उसी में फंक्शन करेगा। तुम रोटी चावल के बिना जिंदगी निकाल लोगे, लेकिन फैट्स के बिना तुम जिंदगी नहीं निकाल सकते। तुम्हारा ब्रेन ही काम नहीं करे, तुम्हारा हार्ट ही काम नहीं करेगा। ब्रेन में क्या है? ब्रेन इज मोस्टली फैट, कोलेस्ट्रॉल ही है यहाँ पे आपके ब्रेन में। के एसेंशियल ऑर्गन्स फैट पे काम करते हैं। लोग मतलब अच्छे के चक्कर में ज्यादा ही अच्छा करने लग गए, वो भी गलत है, वो चीज भी गलत। फैट होना चाहिए बॉडी में, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। जितना प्रोटीन जरूरी है, जितना कार्ब जरूरी है, उतना फैट जरूरी है। तभी तो ये कैलोरी जो बनाई गई है, जो यूनिट बनाए गए हैं, तुम्हारे जो मेन 4 कंपोनेंट होते हैं डाइट में, वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्यों 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? रीजन पहले के जमाने में देखो, और मेडिकल इंडस्ट्री बोलो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है, ये कितनी मैनिपुलेटिव हो गई। पहले नॉर्मल बीपी की रेंज ज़्यादा थी पहले, अभी कितनी है? 120/80। पहले वही रेंज था 150/120, 130, 100। तो उसको धीरे धीरे कम किया गया। पहले नॉर्मल शुगर के लेवल ज़्यादा थे, HbA1c वगैरह ये होते थे, जो आजकल हम लोग देखते हैं 6.5। पहले और ज़्यादा था, 7 तक था, उसको कम किया है। वो देयर इज अ रीजन। इनकी दवाई कैसे बिकेगी? तो जो भी रहता है पूरा मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, पर जो लोग करेंगे वही होंगे। उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। आगे भी होगा, आगे और कम करेंगे। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे कि ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम एक पर्सन कैसे ढूंढ सकता है कि जेन्युइन सोर्स कौन सा है करके? क्योंकि उन लोग भी दिखाते हैं हम ISO सर्टिफाइड है, हमारे इसमें ये धब्बे लगे हुए हैं। तो नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, जो जिसको इस बारे में आइडिया, जैसे मैं हो गया, मुझे इस बारे में कुछ पता है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को दिख रहा है मैं थोड़े रिव्यूज देख लूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता रहेगा पेड रिव्यूज है कि फेक रिव्यूज है करके। तो उस कंडीशन में एक पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं में ये वैलिड है या नहीं है करके? थोड़ा रिसर्च भी करो खुद का। अच्छा। खुद का रिसर्च करो, इतना है, गूगल है, ChatGPT है। या फिर आपके ऐसा तो है नहीं कि कोई नोन में कोई ऐसा होगा नहीं कि जिसको मतलब सही में नॉलेज नहीं है। ओपिनियंस हो ना, अगर आप सर्जरी के पहले 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियंस लेते ही हो ना, ऐसा तो नहीं कि एक डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करना आप तुरंत एडमिट हो जाते हो। आप ओपिनियंस लेते हो ना, तो वैसे ओपिनियंस लो। और जैसे कि जैसे जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें यानी काफी बल्कि रहते हैं, तो कहा जाता है कि उन लोग स्टेरॉइड लेते हैं। तो ये स्टेरॉइड लेना लीगल चीज है या इलीगल चीज है? तो फिर उन लोग ओपनली किस कंडीशन में लेते हो? वो कभी बताएंगे नहीं आपको आपने क्या लिया है करके, नहीं उनका टेस्ट होता है। उनका कभी टेस्ट होता ही नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है, ये ओलंपिक्स में या कोई भी बड़े स्पोर्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, क्योंकि वो वाडा और नाडा के अंडर में नहीं आता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा, वो कभी उसके अंडर में के प्लेटफॉर्म या उनके बैनर के अंदर में आता ही नहीं। आजकल तो लोग मतलब जो नेचुरल कंपटीशन होने लग गए हैं, उसमें भी स्टेरॉइड्स वाले लेके घुस जाते हैं, जीत जाते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते। गलत ही है ये चीज़। एंड स्टेरॉइड गलत चीज़, ये पता है सबको, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं स्टेरॉइड को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कभी स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता और ना ही करूँगा। लेकिन एज अ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को अगर आप कंसिडर करो तो स्टेरॉइड्स उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बिना बॉडी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती वो स्टेज पे। फिटनेस बिल्कुल हो जाएगी, आप फिट रहोगे, आप मसल बना सकते हो, लेकिन वो लेवल का जो, उसको मैं फिटनेस बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आप बोलोगे बॉडी बिल्डर फिट है, उसका ब्लड टेस्ट करा लो, उससे सारी फिटनेस समझ में आ जाएगी। सारे मार्कर सिले हुए होते हैं उनकी किडनी की बैंड बजी हुई होती है, KFT, LFT,
TFT सारी चीज़ों की बैंड बजी हुई होती है। वो सिर्फ दिखता आपका बॉडी बिल्डर है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला होता है। तो फिटनेस अगर आप बोलोगे कि फिटनेस आइडल बोलोगे तो बिल्कुल गलत है। बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज पे होते हैं, जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया हुआ है या जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो दे आर नॉट द फिटनेस आइडल। वो आपके कभी आइडल हो ही नहीं चाहिए, और होंगे मतलब बनने भी नहीं चाहिए। स्टेरॉइड्स आर अगेंस्ट द नेचर। एनीथिंग अगेंस्ट द नेचर इज इंजुरियस टू योर बॉडी, इंजुरियस टू योर हेल्थ। तो उससे दूर रहो। दे आर द शॉर्टकट। और जिसको लगता है कि स्टेरॉइड लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी, भाई लेके देखो, पिछवाड़े में टाका लगाने में, पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाने में भी गांड में दम चाहिए, उसके बिना बॉडी नहीं बनेगी। इंजेक्शन देख के जिन लोगों की फट जाती है ना, तो वो लोग तो स्टेरॉइड ले ही नहीं सकते। और जिनको लगता है कि हाँ सिर्फ इंजेक्शन लगा लिया या डब्बे खा लिए और बॉडी बन गई, करके देखो। मैं खर्चा उठाता हूँ, मैं खर्चा उठाऊंगा तुम्हारा 1 साल का स्टेरॉइड का दम, तुम बॉडी बना के दिखा दो। नहीं कर सकते। स्टेरॉइड्स या सप्लीमेंट तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। उनको PED के कैटेगरी में आता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब परफॉर्मेंस कब बढ़ेगा? तुम परफॉर्म करोगे। तुम परफॉर्म ही नहीं करोगे तो कहाँ का परफॉर्मेंस बढ़ेगा? तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। तो वो सिर्फ आपको हेल्प करेगा, एक एज देगा। मतलब मेरी कैपेसिटी अगर एक घंटा वर्कआउट करने की है तो मैं उसको 1.5 घंटा कर सकता हूँ। या मैं 100 kg लिफ्ट कर रहा हूँ आज, तो मैं कल 102 करूँगा, 103 करूँगा। लेकिन 103 को 110 में जाने में भी मेरे को पहले 100 पे परफॉर्म करना जरूरी है, तभी मैं 110 पे जाऊँगा। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन ले लिया और मैंने उठा लिया, डेडलिफ्ट मार लिया 200-300 किलो, बिल्कुल नहीं। तो इन शॉर्ट वो बॉडी बिल्डिंग में जो, मैं जैसे प्रमोट नहीं कर रहे, पर बॉडी बिल्डिंग में काइंड ऑफ एक पोजीशन हासिल करने में हेल्प करता है वो चीज़। कई लोग लाखों रुपए का स्टेरॉइड लेकिन भी बॉडी नहीं बना पाते, और कई लोग सिर्फ 1000 रुपए के स्टेरॉइड में बॉडी बना लेते हैं। डिफरेंस होता है जेनेटिक्स का। ओके। तुम्हारे बॉडी में अगर वो स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर ही नहीं है तो तुम कितना ही कूद लो, बॉडी नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं कि स्टेरॉइड भी सभी को सूट होते हैं। ओलंपिया की स्टेज पे अभी ओलंपिया होने वाला है, शायद नेक्स्ट वीक या उसके अगले हफ्ते स्टेरॉइड मतलब बॉडी बिल्डिंग होने वाला है। ओलंपिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, स्टेज होता है उसका। तो उसमें वर्ल्ड के टॉप 40 बॉडी बिल्डर्स आते हैं ओपन कैटेगरी में। वर्ल्ड के टॉप 40 जीतता एक ही है। क्यों? उसको यानी उसने एडजस्ट कर लिया हो उसकी बॉडी ने, उसके बॉडी में उसके जेनेटिक्स वैसे है। आपको क्या लगता है जो मतलब 40 में से जो लास्ट आता है और जो फर्स्ट आता है, उन्होंने सेम स्टेरॉइड लिया होगा? ये अलग लिया हो? बिल्कुल लिया होगा सेम स्टेरॉइड। सेम। उल्टा जो फर्स्ट आया उससे ज़्यादा लिया होगा। जो फर्स्ट आया उससे ज़्यादा स्टेरॉइड जो लास्ट आया उसने लिया। लेकिन जेनेटिक्स का फर्क होता है। एट द एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग इज गेम ऑफ जेनेटिक्स। आपके जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, रिसेप्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोच भी अच्छा ही होगा उसका। लेकिन अगर वो स्टेज पे पहुंचा है, वर्ल्ड के टॉप 40 में अगर वो पहुंचा है, तो डेफिनेटली कुछ दम होगा। डिफरेंस होता है जेनेटिक्स का। लूजर और विनर का जो डिफरेंस होता है जेनेटिक्स का ही होता है बॉडी में। रिसेप्टर्स ही नहीं है आपकी बॉडी में, तब कुछ भी कर नहीं बनेगी बॉडी। कितना ही स्टेरॉइड डालो, कितना ही माल डालो। मतलब काइंड ऑफ बोल पाएंगे कि पर्सन गिफ्टेड है करके, उसको जेनेटिक है तो उस चीज़ में। बिल्कुल। और जैसे कि ये हो जाता है कि बहुत जन कहते हैं कि जो सप्लीमेंट्स रहते हैं, प्रोटीन पाउडर, उसको भी लोग ड्रग्स में कंसीडर करते हैं। बहुत जन बोलते हैं कि पाउडर खाते रहता है, कि इंजेक्शन लेते रहता है। तो आप एग्जैक्ट उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि नहीं ये सप्लीमेंट है और ये ड्रग्स है कर? सप्लीमेंट्स अगर अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे कंपनी में, अच्छे ब्रांड के बने हुए, सारे रेगुलेशंस फॉलो करते हुए बने हुए, सारे सर्टिफिकेशंस हैं उनके पास में, तो वो सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर उसमें कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है, आती है कुछ नई नई कंपनियां रिजल्ट देने के चक्कर में उसमें स्टेरॉइड्स मिला देंगे या कुछ ऐसे सब्सटेंस मिला देंगे जो हार्मफुल है या जो बैन है, तो फिर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और उनके लिए वही सजेशन है, मतलब लोगों के लिए कि सस्ते के चक्कर में अपना बॉडी का बैंड मत बजाओ। ओरिजिनल और अच्छा माल खरीदो। माल मतलब सप्लीमेंट्स लो, स्टेरॉइड्स से अच्छे प्रोडक्ट्स लो। लोग आजकल अलग अलग वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपको कोई चीज़
2000 की मिल रही है। वही आप जो भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, किसी में 1800 का रहेगा, किसी में 1900 का रहेगा, किसी में 1600 का रहेगा, लेकिन वहाँ पे सेलर वेरीफाइड नहीं होता है। आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप किससे खरीद रहे हो। वहाँ पे मैं भी सेलर हूँ, आप भी हो, ये भी है, वो भी है। आपने कुछ और माल बेच दिया उसमें, हल्का सा उसमें आजकल तो मतलब डुप्लीकेट ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा बिकता है, अंदर क्या है वो नहीं पता होता है। मैं सारे जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्रोडक्ट खरीदो। उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको एश्योरिटी होती है, तो ऑथेंटिसिटी होती है कि आपको ओरिजिनल माल मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको कुछ इशू आता है तो आपको रिफंड में या रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोई भी ब्रांड अपने ब्रांड इमेज के साथ में खिलवाड़ नहीं करे। हाँ, अगर वो ब्रांड ही गलत मतलब गलत एथिक्स पे बना हुआ है या उसके प्रिंसिपल्स ही गलत है, तो फिर तो आप कहीं से भी ले लो, चाहे उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ले लो या चाहे कहीं लोकल इससे ले लो, आपको गलत ही माल मिलेगा। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये मिथ है कि फैक्ट है, बताइएगा। जैसे बोल कहते हैं कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ब्रांड तो जो अमेरिकन बेस्ड रहते हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन रहते हैं, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स रहते हैं, तो कहा जाता है कि उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं वो कंट्री के लोगों के अकॉर्डिंग वो लोग डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल XYZ प्रोटीन कंपनी है, मैं यूएस का हूँ एज ए इंडियन, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और यूएस का बंदा वाई का यूज़ कर रहा है, तो रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं क्या? यहाँ पे भी जेनेटिक्स का डिफरेंस आता है, यहाँ पे भी जेनेटिक्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी होता है। देखो, प्रोटीन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका जो प्रोटीन है वो सिर्फ यूएस वाले को सूट का या इंडिया को सूट करेगा। प्रोटीन इज प्रोटीन, लेट्स इट। उसमें कोई ये नहीं है कि उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है कि वो आपको यूएस वाले को एकदम तुरंत रिजल्ट दे देगा या इंडिया वाले को बहुत रिजल्ट दे देगा। फिर तो ऐसा देखा जाए तो फिर इंडियंस घी ज़्यादा खा, उनके प्रोटीन में घी डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट क्वालिटी बिल्कुल मैटर करती है। रॉ जो प्रोटीन होता है, जैसे ये बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो प्रोटीन होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। ऑस्ट्रेलिया का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया, तो वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। वैसे ही सॉरी, जो जर्मन प्रोटीन होता है यूरोपियन, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। क्वालिटी में भले डिफरेंट हो सकता है रॉ प्रोटीन की क्वालिटी में, लेकिन इसमें अगर आप बोलोगे कि रिजल्ट में प्रोटीन से या इससे, उसमें वो जेनेटिक्स का डिफरेंस होता है। जैसे जो ब्लैक पीपल होते हैं वो जेनेटिकली, वेस्ट इंडीज के ले लो या अफ्रीका के ले लो, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग। हाइट हेल्थ पहले से अच्छी होती है, ऐसा लगता है कि कितने सालों से जिम मार रहे हैं, तो जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं, बस वही डिफरेंस है। और जैसे प्रोटीन में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट, ये फर्क क्या रहता है इन चीज़ों में? क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसमें आपको लगभग 70 to 80% वे प्रोटीन मिलता है, जो कंपनी क्लेम करती है 70 to 80% होता है। आइसोलेट 85 से 95% प्योर होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 ग्राम का एक स्कूप होता है, तो 30 ग्राम के स्कूप में अगर आपको 80% प्रोटीन मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपको 24 ग्राम वे मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। वही अगर आप आइसोलेट की बात करो तो 90% अगर आप कंसिडर करते हो तो 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो ये बस एक अराउंड 2 से 5 ग्राम का डिफरेंस होता है, लेकिन कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ना कॉस्टिंग अलग रहती है। तो ऑलमोस्ट 1000 से 1500 रुपये का डिफरेंस होता है पर केजी, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड टू ब्रांड। तो मतलब आई एम काइंड ऑफ कॉन्सेंट, मतलब मुझे आइसोलेट का फंडा उतना नहीं जमता है, क्योंकि क्या ही डिफरेंस होता है। जैसे इसमें आपको 24 ग्राम मिल रहा है, उसमें 27 मिल रहा है, उसमें कार्ब्स कम होते हैं आइसोलेट में, इसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके 1500-2000 रुपये बच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर 1500 रुपये भी बच रहा है एक बॉक्स पे, तो आप उसमें और 2-3 सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। क्रिएटिन ले सकते हो और कुछ मल्टीविटामिन्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हो। और यार वो नहीं भी लेना तो 1500 रुपये आपकी सेविंग है, 1500 रुपये आपकी जिम फीस हो जाएगी, ऑब्वियसली सेविंग है। और क्रिएटिन लेना अच्छा चीज़ होता है। एग्जैक्ट उसका यूज़ क्या रहता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे मिथ सुना था कि इसमें किडनी खराब होने का डर रहता है, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, तुम ले नहीं सकते, काइंड ऑफ ड्रग्स में आता है। तो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कैसा है? सबसे बकवास मिथ है, सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन, मेरे लिस्ट में प्रोटीन से भी ऊपर है, सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है। आपका बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपको एनर्जी देता है, उसको इसका वो प्रोडक्शन करता है।
आपको एनर्जी देगा, आपको आपका एंड्योरेंस बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। नॉट ओनली दिस, लॉन्गेटिविटी में भी हेल्प करता है, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्रिएटिन, और बहुत सारे उसके एडिशनल बेनिफिट्स है। तो क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, सेफेस्ट सप्लीमेंट, एंड वन ऑफ द चीपेस्ट तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सप्लीमेंट। 1000 रुपये में आपको 3 महीने की सर्विंग आ जाएगी, 300 ग्राम, 1000, 1200, मैक्सिमम 2000 रुपये में आपका 3 महीने का प्रोटीन क्रिएटिन हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, और जिनको लगता है उससे ब्लोटिंग होती है तो बिल्कुल गलत है। वो आपके मसल्स में वाटर होल्ड करता है, आपको फुलनेस वाला लुक देता है, आपके मसल पम्प्ड अप रहते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। किडनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपकी किडनी नॉर्मली हेल्दी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कई केसेस में उसने किडनी सीवियर का भी काम किया है, तो ये तो गलत ही है। पानी, आप वैसे भी पानी नहीं पियोगे तो वैसे ही आपकी किडनी खराब होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो आप क्रिएटिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोटीन अपना वाटर इंटेक अच्छा रखो। अराउंड 4 to 6 लीटर्स पर डे इज़ अ गुड नंबर। लोग नहीं पीते, लोग 4 ग्लास भी पानी नहीं पीते, स्पेशली लेडीज़ नहीं पी, काम में याद ही नहीं रहता ना। दूसरा रीज़न है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है उनको। आजकल तो ये मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, कितने सारे वॉशरूम्स, कितने सारे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। आपको हर एरिया में, हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी मिल जाएगी। ऊपर से आजकल तो पेट्रोल पंप्स पे मैंडेटरी हो गया है वॉशरूम होना, आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप बिल्कुल जाओ। इवन होटल्स में भी आपको कोई नहीं रोक सकता वॉशरूम यूज़ करने से। तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। करने के एक ही रीज़न है करने का, नहीं करने के 100 बहाने हैं। तो करना कैसे वो आपके ऊपर है। पानी पियो, आपका बॉडी 70% इज वाटर। पानी नहीं पियोगे तो ज़्यादा तकलीफ। और जैसे अगर कोई पर्सन अगर प्रॉपरली डाइट ले रहा है, प्रॉपरली सब कुछ फॉलो कर रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, प्रॉपरली सब कुछ है, जिम वगैरह, बट उसका जो नींद रहेगा वो रात को बोलता है कि नहीं मैं 1-2 बजे तक मोबाइल चलाऊंगा और सुबह 5-6 बजे उठ जाऊंगा, तो मतलब नींद उसको 4-5 घंटे की हो रही है, तो ये उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल करेगा। मतलब जो डाइट के साथ साथ नींद भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी रिकवर बेड में होती है, कि बॉडी बेड में ही रिकवर होती है। आप 2 दिन मत सो, दूसरे दिन आपसे जिम में वर्कआउट ही नहीं होगा, आपसे ऑफिस में काम ही नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, इरिटेटिंग हो जाओगे, वो गुस्सा आने लगेगा, या आपका ब्रेन फेड हो जाएगा, आपको दिखना, आपके विजन में प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे रीज़न है। बेसिकली जो रहता है मतलब मिनिमम एक पर्सन के एज के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, जैसे ऑन एन एवरेज 20 to अगर 50 का रेंज पकड़े अपन, तो इस रेंज में नींद कितने घंटे की इंपॉर्टेंट रहती है? 6 से 8 घंटा डीप स्लीप। 6 से 8 घंटा स्लीप। और जैसे ओवर स्लीप भी अच्छा नहीं रहता और अंडर स्लीप भी अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल, एनीथिंग ऑफ एक्सेस और लेस इज नॉट गुड। अगर आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं है, बहुत कम कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी उसमें चलते रहो। और सेम चीज जिम के लिए भी अप्लाई होती है। जैसे कोई बहुत जन रहते हैं नए नए जिम लगा लेते हैं, बोलते हैं मैं सुबह भी जाऊंगा, शाम को भी जाऊंगा, छुट्टी के दिन पूरा दिन जिम करूंगा। इज इट ओके? बॉडी मशीन थोड़ी है, मशीन को भी रेस्ट देना होता है, राइट। अभी देखा लाइव एकदम गर्म हो गया था, तो वैसी बॉडी है। इंजन्स को भी रेस्ट देना होता है। आज फैक्ट्री में भी शटडाउन टाइम होता है कि भाई 1 घंटा शटडाउन रहेगा डेली, तो उसके पीछे भी रीज़न है। आप उसको रगड़ते जा रहे हो, आपको ठीक है परफॉर्मेंस तो दे देगी, आउटपुट भी दे देगी, लेकिन फिर ऐसा झटका लेगी कि आपको 2 दिन फैक्ट्री बंद रखना पड़े। वैसे सेम होता है बॉडी के हाथ में। आप रस लो उसको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर सुला देगी आपको, 4 दिन सुला देगी, और जो परफॉर्मेंस पूरा उधर रिकवर किया था इधर पूरा खा जाएगी। और जैसे एक पर्टिकुलर कोई टाइम रहता है पर डे, अगर जिम यानी इतना टाइम ही एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे ओवर नहीं करना चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए, ताकि तुमको प्रॉपर रिजल्ट ले सके। 45 minutes to 1.5 hours, depending upon age, depending upon body type, depending upon your diet, depending upon your recovery। तो बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई अगर बहुत ही एजेड है तो 30 मिनट्स का वर्कआउट इज मोर देन इनफ।
यंगस्टर है 16 से 25 के बीच में तो 1.5 घंटा खींच लेगा। मेरे जैसा मिड एज में है तो 45 मिनट्स टू 1 आवर है। सबका कैपेसिटी अलग था। सबका ये छोटा बच्चा है, दिन भर भागते रहता है, वो सिर्फ सोया रहेगा तब तक सोया रहेगा, तब तक एक जगह पे रहता है, बाकी फुल टाइम मस्ती करता है। तो उनकी कैपेसिटी वैसी होती है। आप थोड़ी बच्चों को जैसे भागोगे, आप भाग के देखो, एक दूसरे दिन बेड पकड़ लोगे। और ऐसा जैसे मैं एक मिथ है कि फैक्ट है ये कि अगर तुम एक पर्टिकुलरली एज के पहले अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट ग्रो में असर आता है। बकवास, मिथ है ये पूरा। पूरा मिथ है। उल्टा वर्कआउट आपके मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अर्ली एज में वर्कआउट नहीं शुरू करना चाहिए बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइट इज प्योरली जेनेटिक। कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि दोनों पेरेंट्स, मॉम और डैड की हाइट बहुत अच्छी है और बच्चे की हाइट कम है, तो या तो वो आपके पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड किसी का डीएनए या जेनेटिकली कुछ पास आउट हो गया है कि जिससे उसकी हाइट कम है। या कई ऐसे एग्जाम्पल भी है, दोनों माँ बाप की हाइट कम है और बच्चा लंबा है, तो वो क्या है, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। उल्टा अगर जिसकी हाइट कम है बच्चे की, अगर वो वर्कआउट शुरू करता है तो एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उसकी हाइट बढ़ जाए। क्योंकि वर्कआउट से, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम की ही बात कर रहा हूँ, वर्कआउट में बहुत टाइप के आते हैं। योगा हो गया आपका, जिम्नास्टिक हो गया आपका, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई, एथलेटिक्स हो गए, तो ये सारे जो चीज़ है ये वर्कआउट के अम्ब्रेला में आते हैं। इवन स्पोर्ट्स भी आप ले लो, तो अगर आप ये करते तो जैसे प्रोबेबिलिटी कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। तो देखी होगी ना ऐड, हॉर्लिक्स की ऐड, कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने की करते हैं। सब बकवास है। अच्छा, जो है वो ऑलरेडी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके डीएनए में, आपके जेनेटिकली आपका लिखा हुआ है कि आपकी हाइट इतनी है तो इतनी ही रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर्जरी आ गई है ठीक है, लेकिन वो नेचर के अगेंस्ट आप सब लोग एफर्ट भी नहीं कर सकते सर्जरी। दैट इज अ थिंग। और जैसे कि देखिए फिटनेस के लिए देखते जाए तो काफी तरीके होते हैं। कोई रनिंग करेगा, कोई स्विमिंग करेगा, कोई जिम करेगा, पर मार्केट में एक जिम का अलग ही हाइप है। आज के डेट में कोई भी कुछ बोलेगा कि मुझे बोर हो रहा है तो जिम लगा ले, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है जिम लगा ले, मुझे कुछ करना है पेट निकल रहा है जिम लगा ले। और यही सोच के लोग क्या करते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, न्यू ईयर में फर्स्ट डे को बहुत जन आते हैं पर कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, हार्डली 1-2 महीने में गायब हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट जिम का ऐसा अलग है कि नहीं, बस मार्केट में हाइप है कि बस काइंड ऑफ फिटनेस है। दोनों ही है, हाइप भी है और रिजल्ट भी है। ये आपके मसल जो बनेंगे, आप अच्छा दिखोगे, जिम में दिखोगे। आज वर्कआउट एक न्यूक्लियर है, सेंटर है, इसकी सराउंड में सारी चीजें घूमती है। आप कोई भी स्पोर्ट खेल लो, कोई भी स्पोर्ट खेल लो, इवन अगर आप चेस खेल रहे हो तो भी आपको वर्कआउट करना है। आपका कोच जो है, जो अगर आपका कोच अच्छा है तो आपको बोलेगा कि जाओ वर्कआउट करो। विराट कोहली देखो, सारे क्रिकेटर्स देख लो, सारे क्रिकेटर्स, क्रिकेट एकेडमी के अंदर अच्छे अच्छे जिम्स होते हैं। क्यों होते हैं? वो चाहते लोग ग्राउंड पे वर्कआउट कर सकते। क्यों होते हैं? दिस रीजन, आपका मसल बिल्डिंग, आपका मसल स्ट्रेंथ, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ और आपका परफॉर्मेंस, वो सब जिम में ही बढ़ता है। जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता है वो यही सारी चीज़ें करना। फुटबॉलर्स ले लो, फुटबॉलर्स तो इतना भागते हैं। फुटबॉल में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मसल है? लेग्स। लेग्स बिल्ड कैसे करोगे? भाग के तो नहीं कर सकते। आपका बॉडी वेट कितना है? फॉर एग्जांपल 60 किलो, 60 किलो पे भाग रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या? 60 किलो पे भागो। यहाँ पे तो लोड चाहिए। ये जो मसल्स है आपके, क्वाड्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखोगे? इंजरी फ्री कैसे रखोगे? वर्कआउट से ही रखोगे। वर्कआउट जब यहाँ पे मसल नहीं रहेगा तो इंजरी होने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। वो वर्कआउट इज अ पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट। एवरी स्पोर्ट, स्विमर्स है, स्विमर्स को बैक स्ट्रॉन्ग करना है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे करो? एक ही एक मूवमेंट आप रोज रोज कर करके कितना ही करोगे? उसके ऊपर लोड तो डालना पड़ेगा। शोल्डर स्ट्रॉन्ग करना है, शोल्डर प्रेस मारो, साइड लैटरल मारो, बैक स्ट्रॉन्ग करना है, पुलअप्स मारो। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि रील्स स्क्रॉल करते करते कि आप एब्स बना लो विद इन 7 डेज, इररिस्पेक्टिव टू बॉडी टाइप। उन लोग कुछ मेंशन ही नहीं करते तुम दुबले हो, मोटे हो, बस ये एक्सरसाइज करो 7 डेज में बन जाएगा। तो ये कितना जेन्युइन होता है? एक ही वर्ड में आंसर दूंगा, एक ही लाइन में आंसर दूंगा, हम चूतिए इतने सालों से घस रहे हैं।
20 साल, 15 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी हो गए, जितने भी लोगों ने बनाए हमको पूछो 7 दिन में, 7 दिन तो बहुत ये है, 3 महीने में भी अगर आयस बना दे तो मान जाऊंगा। सारा बकवास है, बॉडी बिल्डिंग है, कोई मैगी नूडल नहीं बना रहे 2 मिनट में बन जाएगा। टाइम लेता है, टाइम लेगा, हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, सबका बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करता है, तो पेशेंस इज द की। जितना ज़्यादा समय दोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतने लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी कट शॉर्ट हो गई है, तो उस चक्कर में मत पड़ो। डोंट यूज शॉर्टकट, इट में कट शॉर्ट योर लाइफ। तो हर चीज़ का एक मतलब डिजिग्नेटेड पाथवे होता है और डिजिग्नेटेड टाइम फ्रेम होता है, उतना टाइम देना ज़रूरी है। आप 7 दिन में भी डिग्री ले सकते हो, लेकिन क्यों स्कूल में आपको, हम 10वीं की भी पढ़ाई कर सकते थे, आपको तो पढ़ाया तो LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो हर एक इसका लेवल होता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी है, सबका लेवल अलग होता है, तो जितना टाइम दोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, डेली का काम है, डेली जाओ। फिटनेस क्योंकि आप खरीद नहीं सकते, फिटनेस इज रेंटेड, और वो रेंट आपको डेली पे करना। मतलब ये जो रहता है पूरा डाइवर्जन रहता है, इस पे किसी को ध्यान नहीं देना। मतलब आपको प्रॉपर पूरा टाइमलाइन एक फॉलो करना ही पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आप एक पर्टिकुलर फिजिक हासिल कर पाएंगे। कि 7 दिन वगैरह 14 दिन वाले सब बेकार रहते हैं। मिनिमम 100 डेज तो आपको देना पड़ता है टू सी गुड ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20 डेज में आपके मसल बन जाएंगे, आपके एब्स बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो एक अराउंड 3 मंथ्स टू 4 मंथ 100 डेज का समय आपको देना होता है। और जैसे कि आपने बताया था कि सप्लीमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब हर पर्सन का जेनेटिक ये रहता है, अगर रिसेप्टर रहेंगे नहीं तो काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जिम जा रहे हैं, जाने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही हाइट के, सेम रूटीन फॉलो करते हैं, बट ये रहेगा कि वो भी प्रोटीन ले रहा है, मैं भी प्रोटीन ले रहा हूँ, वो भी क्रिएटिन ले रहा है, मैं भी क्रिएटिन ले रहा हूँ, तो सेम सेट ऑफ सप्लीमेंट हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? उसका सप्लीमेंट सेट अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा। हाँ, अगर आपके सारी चीज़ें सेम है, फूड चॉइसेस, फूड ईटिंग हैबिट, वर्कआउट पैटर्न, तो यहाँ पे जेनेटिक्स का रोल रहता है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा, उसके अच्छे तो उसको जल्दी मिलेगा। दैट्स इट। अगर आप सारी चीज़ें सेम रखते हो, सेम मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस वुड बी द जेनेटिक्स। मेरे को स्पेसिफिक ये नहीं रहेगा कि नहीं इस सप्लीमेंट की नीड उसको है पर मेरे को नहीं है, क्योंकि वो रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहे। वो तो सर डिपेंड करेगा कि आपके मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि किसी को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसको ये सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। हाँ, कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो फिर कुछ सप्लीमेंट आप ले सकते हो, कुछ सप्लीमेंट आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हो, बहुत अच्छा खाते हो, तो आपको अमीनो एसिड्स जो होते हैं BCAA वगैरह, उनके लिए BCAA की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उन्होंने लिया या नहीं लिया, इट्स ऑन द सेम थिंग। कोई ऐसा ही नहीं कि अगर आप नहीं लोगे BCAA तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या लोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्पॉट रिडक्शन नाम का कोई चीज होता है एक्चुअल में, कि बस ये बस मिथ है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइड फैट्स बढ़े, मुझे पूरे बॉडी में कहीं पे फैट नहीं कम करना है, पर्टिकुलरली इसी जगह पे करना है, क्योंकि मैंने 7 डेज का वीडियो देख लिया हो कि मुझे एब्स बनाना है, बाकी मैं कोई चीज में वर्क नहीं करूंगा। तो इज इट पॉसिबल? इवन स्पॉट गेनिंग भी पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी में अगर फैट आता है तो ओवरऑल बॉडी में आएगा। हाँ, कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ से पहले आना शुरू होता है, वैसी बॉडी में होता है। पहले कुछ एरिया होते हैं जहाँ से पहले जाना शुरू होता है। ऐसा स्पॉट रिडक्शन नहीं होता कि आपने सिर्फ, आपको अगर वजन बढ़ा है आपका, फॉर एग्जांपल 20 किलो बढ़ गया तो 20 किलो सिर्फ पेट पे बढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, ओवरऑल बॉडी में बढ़ा हो। लेकिन आपको जो हो सकता है कुछ एरिया में ज़्यादा बढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल पेट में अगर आपने टोटल 20 किलो गिने तो पेट पे आपका 10 किलो बढ़ा है, बाकी बॉडी में 10 किलो हुआ। लेकिन ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड गेन होता है, गेन या लॉस जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हर एक बॉडी पार्ट से आपको गेन होगा, सॉरी या गेन, या आपका वेट लॉस होगा। और ये जो एक सप्लीमेंट रहता है फैट बर्नर नाम का, वो वर्थ इट रहता है लेना, कि काइंड ऑफ ड्रग्स में ही आता है वो? बकवास, मतलब वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ मनी है।
वेस्ट ऑफ मनी एंड हेल्थ दोनों। और ये जो रहता है, कोई दुबला पर्सन रहता है, मोस्ट ऑफ द जिम में सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन मत लो, मास गेनर लो। तो ये ओके रहता है लेना मास गेनर? नहीं, मास गेनर एग्जैक्टली रहता क्या है ये चीज? मास गेनर बेसिकली बना हुआ बॉडी बिल्डर्स के लिए है, जिनकी ऑलरेडी बॉडी बनी है वो लोग यूज करते हैं, लेकिन उसको बेचा जाता है दुबले पतलों को के लिए। बेसिकली मास गेनर आपका मसल मास बढ़ाएगा आपका, और जो बॉडी बिल्डर्स मोस्टली जो गेनिंग फेज में होते हैं उनको गेन करने में अच्छा हेल्प करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो गेनर्स आते हैं इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे डायरेक्ट शुगर बोल दो या डेक्सट्रोज बोल दो, तो ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब उनके लिए आप प्रोटीन लो बढ़िया, आप घर में चावल खाओ ना यार, आप चावल खाओ, मतलब रोटी खाओ, अच्छा जो गेनिंग वाला घी वगैरह खाओ आप। जैसे मेरे लिए अगर कोई सबसे बढ़िया अगर गेन करने वाली चीज़ है, अगर आपको वेट गेन ही करना है, तो जो टेक्निक मैं यूज़ करता था पहले, या अभी मैं जो बहुत अंडर वेट होते हैं उनको करवाता हूँ, तो मैं दूध और घी देता हूँ। दूध में आप घी डाल के खाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। बहुत बढ़िया एक सुपर फूड है वो, मतलब रिकवरी में हेल्प करेगा। घी भी आपको बॉडी में मिल जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टअप करेगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। दूध और घी से अच्छा तो कोई है नहीं। और ऐड कर रहे हो आप केला ऐड कर सकते हो, दूध घी केला, द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मेरे को बहुत हेल्प किया। और जैसे कि एक रहता है कि जैसे वर्कआउट अगर प्रॉपरली ली के प्रॉपरली सेट्स नहीं मारे तो उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और काफी मेजर इंजरीज भी होती है। और बहुत केसेस में रहता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अभी आप जिम नहीं कर सकते, जिम छोड़ दो। तो ऐसा केस आपने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर ने उसको मना किया है पर डॉक्टर के अगेंस्ट जाके उसने किया है और उसने पर्टिकुलर रिजल्ट दिखाया है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हमने मूवीज वगैरह में सुने रहते या फिर रील्स वगैरह में देखे रहते कि नहीं मैं डॉक्टर के अगेंस्ट जा रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली होता है? ये होता है ना, कई बार हुआ है। अच्छा, कई बार हुआ है। मेरे को शोल्डर इंजरी हुई थी, तो अच्छी खासी इंजरी, 2 साल मेरा वर्कआउट बंद था, लेकिन धीरे धीरे फिजियो सेशंस किया मैंने और उस चीज़ को रिकवर किया। देखो एक सेंटेंस बोलूँगा जो मतलब मैंने कहीं पढ़ा था और उसको बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसको मैं फॉलो भी करता हूँ कि एक्सरसाइज इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट एंड फूड इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंजाइटी ड्रग। मतलब एक्सरसाइज को लोग इतना अंडर यूटिलाइज करते हैं और इतना बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट है वो, जिसकी हद है। कुछ भी हो जाए आपको, आप टेंशन में हो, आप गुस्से में हो, आप खुश हो, आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, वर्कआउट करो, आपको बहुत अच्छे दिखने मिलेंगे। मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट। और फूड ऐसा है कि जिसको लोग इतनी गाली देते हैं, ऐसा बना दिया वैसा बना दिया, मेरा डाइट ऐसा है, मेरा डाइट वैसा, मेरे को करेला नहीं खाना, मेरे को ये नहीं खाना, अदरक लहसुन ये वो, बहुत गाली देती है फूड। लेकिन फूड इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंजाइटी ड्रग। तो ये दोनों जो चीज़ है, ये इसका कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल है। आप मिरेकल्स कर सकते हो। लोगों ने कई बीमारियां ठीक करी है सिर्फ वर्कआउट और डाइट के भरोसे। तो वर्कआउट is the most important aspect and the workout should be the most important part of your life. वर्कआउट ऐसा नहीं जिम में होता, आप घर की भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो कभी कोई ऐसे क्लाइंट को ट्रेन किया है जिसको अस्थमा हो? क्योंकि अस्थमा में केस क्या रहता है कि उनके लंग्स ज्यादा हवा होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेमिना रहता है, उन लोग ज्यादा वेट नहीं उठा पाते। तो बहुत केसेस में रहती है कि इन लोग कंट्रोल करके मेडिकेशंस लेके उस पर वर्क करते हैं। तो आपने ऐसे कोई क्लाइंट कभी ट्रेन किया है? उनका परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ है, उनके लेवल्स मतलब मेडिकेशन लेवल्स कम हुए हैं और उनके परफॉर्मेंस लेवल ऊपर गए। मैं बोल रहा ना, वर्कआउट जादूगर, बहुत सारे मिरेकल्स आप कर सकते हो वर्कआउट से। और किसी को शो करने के लिए, अगर जैसे अभी अगर मैंने लगाया, अभी आपके लेवल में मेरे लेवल में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जैसे अगर मैंने 5 किलो का उठा लिया, आप 100 किलो का उठा रहे, तो उठाने के बाद अगर ईगो आ जाता है किसी किसी में, मैं भी उठाऊंगा करके, उन लोग जबरदस्ती में करते हैं।
तो इसमें मेजर इंजरी किस तरीके की होने के चांसेस रहते हैं? जैसे अगर बैक में अगर बैक एक्सरसाइज अगर मैं और पुट लोअर बैक चला जाएगा आपका, आपका L4 L5 का इंजरी हो सकता है आपको, सियाटिका की इंजरी हो सकती है आपको, आपका लोअर बैक पूरी तरीके से टूट सकता है, बहुत सारे टाइप की इंजरी हो सकती है, हैमस्ट्रिंग पे आ सकता है, आपके लेग्स में आ सकता है, आपके नेक में आ सकता है, आपके शोल्डर में आ सकता है, आप लाइफ लॉन्ग बेड पे जा सकते हो, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। यानी प्रॉपर अगर बिना नॉलेज के अगर जिम कर तो उसके वजह से इंजरी होती है, और मार्केट में हाइप क्या फैलाते हैं कि जिम की वजह से हुआ है कर हाँ तो वही है ना, आप जैसे देखो रोड पे एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, लोग चलना छोड़ रहे हैं क्या? नहीं। घर का अच्छा बेटा ही गाली खाता ना, तो ऐसे जिम जो घर का अच्छा बेटा है, सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछूंगा, बहुत सारे व्यूअर्स हर कोई जानना चाहता हूँ इसके बारे में, काफी सारे वीडियोस है, पर एक एग्जैक्ट जेन्युइन सोर्स से मुझे जानना चाहिए, जैसे आपके पास से जानना था कि जो मास्टरबेशन रहता है ये काइंड ऑफ किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग अफेक्ट करता है या नहीं करता है? जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप लिमिटेशन में कर रहे हो, कंट्रोल में कर रहे हो, कोई इशू नहीं। फिर जब आप मास्टरबेशन करते हो या सेक्स करते हो, निकलना सीमन ही है, स्पर्म से निकलते हैं दोनों केस में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन में कुछ अलग निकलेगा या सेक्स में कुछ अलग निकलेगा। बहुत ज़्यादा सेक्स भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन भी डेंजरस। तो अगर आप लिमिटेशन में कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। जो चीज़ अगर आपको प्लेजर दे रही है, आपको मेंटली रिलैक्स कर रही है, आप 15 दिन में एक बार कर रहे हो, हफ्ते में एक बार कर रहे हो, महीने में एक बार करते हो, इट्स अ गुड थिंग। आप दिन में 3 बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप गलत रास्ते पे, यू आर एडिक्ट। आप फिर वो या तो पॉर एडिक्ट हो, या फिर मतलब आपके हार्मोन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, फिर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या कोई सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है अगर आप इतना एक्सेस कर रहे हो तो इट्स मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, पहले के ज़माने में बोलते थे कि आपको अखाड़े में जाना, नाड़ा बांध के जाओ, बिल्कुल टाइट रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मतलब कई बार आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे स्पेशली फुटबॉल्स हो गए, बास्केटबॉल हो गए, बेसबॉल हो गए, तो इनके अगर फाइनल्स होते हैं तो जो टीम फाइनल में जाती है तो उनके प्लेयर्स को बाकायदा वो लोग अपने फैमिलीज के साथ में भेज देते हैं टू हैव मतलब गुड सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने के लिए। 2-3 दिन का गैप होता है, वो टाइम पे एंजॉयमेंट के लिए भेज देते हैं। उससे ये होता है कि बॉडी, आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स होता है, आप फोकस्ड होते हो। ये है, ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है। एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज वेरी बैड, और मास्टरबेशन इन अ लिमिट इज गुड। ये नेचुरल चीज़ है, नेचर से बनाया है, ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई आया है। जानवर भी करते हैं, बहुत सारे जानवर भी को भी देखा, स्पेशली मंकीज, गोरिल्ला, वो भी मास्टरबेट करते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। बट एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड। मास्टरबेशन इटसेल्फ इज अ क्रिमिनल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा करोगे, दिन में 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो, तो गलत है। और इसका फिटनेस, अगर जैसे कोई पर्सन एक्सेस पे कर रहा है तो काइंड ऑफ ये फिटनेस पे भी उसके असर करता है ये चीज़। अरे आप फोकस लूज करते हो अपना, आपका सारा टाइम आपका बस वही लगा हुआ रहता है, सारा टाइम ध्यान वही लगा हुआ रहता है। फोकस क्या ही करोगे आप? आपकी बॉडी में हार्मोन भी वैसे ही उस तरीके के रिलीज होंगे, आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाओगे, आप मतलब क्रिमिनल की तरह बिहेव करोगे आप। दैट इज इट। और जैसे कि मैंने सुना था कि एक सपोर्टर नाम का चीज होता है जो डेडलिफ्ट के टाइम पे पहनते हैं ताकि सपोर्ट मिलता है, एग्जैक्टली का टेस्टिकल्स साइड में अफेक्ट करता है, वो किस तरीके से वर्क करता है? अच्छा चीज़ है थोड़ा, मतलब जैसे आजकल तो पहले सिर्फ सपोर्टर आता था, पहले तो लॉन्ग की थी, फिर सपोर्टर आया, फिर अभी तो स्किन फिट, बॉडी फिट कपड़े भी आते हैं। तो कपड़े अच्छे पहन के जाओ वर्कआउट के टाइम पे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आजकल लोकल वो भी आते हैं, स्किन फिट आते हैं, कि जो मतलब आपको सपोर्ट तो देते हैं लेकिन आपको परेशान ज़्यादा करते हैं। स्वेटिंग होगा, खुजली होती है, इरिटेशन, एचिंग वगैरह होगा, तो वैसा नहीं, अच्छे ब्रांड का आप लो। और कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए बेसिकली। जिम में अगर आप जाते हो तो कपड़े कंफर्टेबल कपड़े होना चाहिए, जिसमें भी आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हो। ऐसा नहीं कि आप डेनिम में कंफर्टेबल हो तो डेनिम पहन के रहो, प्रॉपर ट्रैक पैंट रखो, अच्छा टी शर्ट रखो, मोस्टली कॉटन के जो ये होते हैं टी शर्ट्स वगैरह, वो पहन के जाओ। और
लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मंदिर जाते हो, अच्छा नहा धो के जाते हो, बढ़िया फ्रेश हो के जाते हो, तो वैसे ही जिम में भी जाओ, क्योंकि जब आप अच्छे माइंड से अच्छे बॉडी से जाते हो तो यू स्प्रेड पॉजिटिविटी। मंदिर में कभी आपको, या मस्जिद में, यहाँ पे भी आप जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, वहाँ पे आपको कभी भी आपको निगेटिव वाइब्स नहीं आई। क्यों? क्योंकि लोग पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हो, आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, अच्छा परफ्यूम लगा के जाते हो, तो वैसे ही जिम भी एक मंदिर, तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, मैंने कई लोगों को देखा रात को जो कपड़े पहन के सोते हैं उसी में जिम आ जाते हैं। उनकी बॉडी से भी बास आएगी, कपड़ों से भी बास आएगी, और निगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छा माइंडसेट लेके जाओ, यू विल गेट गुड रिजल्ट। आपका having a strong mindset, having a good positive mindset is very much important for you to get good results or to get the desired results. आपका माइंडसेट अच्छा होना जरूरी, कपड़े अच्छे पहन के जाओ, लुक गुड, स्मेल गुड, डू गुड। जैसे अब अभी आप नॉलेज दे रहे हैं काफ़ी बड़ा है, इसके ऊपर तो एक पूरी सीरीज बन सकती है। तो उसके पहले को जानना चाहूँगा कि इसको समराइज करते हुए कि एग्जैक्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर क्या एटिकेट बताना चाहेंगे जिम के बारे में, कि जिम में लोगों ने ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और अवेयरनेस क्या देना चाहेंगे आजकल के यूथ के बारे में, कि जो आज सोचते हैं कि नहीं नशा करने ही मेरे लिए पीस है, मैं जिम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैंने हेल्थ पर ध्यान नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, उस तरीके से आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? रही बात एटिकेट्स की या एथिक्स की, तो बॉडी बिल्डिंग ऐसा है ना कि यहाँ शॉर्टकट या रिश्वत नहीं चलती, ठीक है। अगर चल पाती तो हाँ, दुनिया में इतने करोड़पति लोग हैं, सबकी बॉडी होती, ठीक है। इतने इंडिया में ही अदानी है, अंबानी है, तो इतना पैसा है उन लोगों के, इसमें हर घर में एक जिम खोल सकते हैं, और जो चाहे वो ट्रेनर रख सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा फेंक सकते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बनती उससे। क्योंकि इसमें ऐसा है कि इसमें आप कितनी भी रिश्वत दे दो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका कोच हूँ, आप मेरे को 10 लाख रुपए भी दोगे ना दिन का, तो भी बॉडी नहीं बना पाओगे आप। क्यों? क्योंकि मेहनत आपको करनी है, मेरे को नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको वर्कआउट बता सकता हूँ, डाइट बता सकता हूँ, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी। तो कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको सवेरे 5 बजे उठना है, या सवेरे 6 बजे उठना है, या रात में आपको 10 बजे वर्कआउट करना है। आपको करना ज़रूरी है, कभी भी वर्कआउट करो। आजकल जिम्स का इवोल्यूशन इतना हो गया है, पहले के ज़माने में जब मैंने जिम शुरू किया था फॉर एग्जांपल, तो जिम सिर्फ 8 घंटा खुला रहता था। मतलब खुला तो छोड़ दो, जहाँ मैं रहता था वो गांव में जिम होना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आजकल तो वो सीन नहीं है। आजकल हर छोटे से छोटे कस्बे में, हर छोटे से छोटे एरिया में बने हुए ही हैं। तो गवर्नमेंट ने ओपन जिम बना रखे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है थ्रू द फिट इंडिया कैंपेन। तो ये जो इनिशिएटिव है बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया, हिट इंडिया। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, वर्कआउट करो। वर्कआउट बहुत तरीके के हैं, योगा है, जिम्नास्टिक है, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बहुत तरीके से है, बहुत सारे वर्कआउट के तरीके हैं। करना ज़रूरी है, कैसे करना है वो आपको है, आपको डिसाइड करना है। करने का एक ही रीज़न है और नहीं करने के 100 बहाने हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना। और एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं सोच रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करूँ इस चीज़ को, लेकिन ठीक है आज मतलब अपना पॉडकास्ट भी हो गया, तो आई थॉट कि इसको यहीं पे डिस्कस करता हूँ। जैसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपको, जो आपके सराउंडिंग है या जो आपका नेचर है आजू बाजू में, या जो भी आपके ये है, वो किस तरीके से हेल्प करती है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन जो लोग करते हैं ना, उसमें एक गलती ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब बीइंग अ फिटनेस कोच, मैं सबसे पहले कोई भी क्लाइंट को हायर करने के पहले मैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, और उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है, फिटनेस गोल क्या है। फॉर एग्जांपल मोस्टली इन केस ऑफ लेडीज़ के केस में अगर मैं पूछूंगा ना कि मैं आपका गोल क्या है, तो 90% लेडीज़ ये बोलेंगी मुझे दुबला होना है, मुझे वज़न कम करना है। या अगर कोई बहुत ही दुबली पतली लेडी है तो ये बोलेगी मुझे गेन करना है। वैसे ही लड़कों में भी, लेकिन बहुत रेयर ऐसे आंसर मिलते हैं कि जिनका आंसर ये होता है कि मुझे फिट होना है।
अगर आपका मैनिफेस्टेशन ही गलत है, अगर आपका गोल ही गलत है, तो आप गलत डायरेक्शन में ही काम करोगे। तो योर गोल शुड बी टू गेट फिट। अगर आप फिटनेस आपका गोल है, आपको फिट होना आपका गोल है, तो सारी कायनात आपको उस तरीके से या उस रास्ते पे लेकर जाएगी, उस पाथवे पे लेकर जाएगी। आपका मैनिफेस्टेशन सही करो। सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए टू गेट फिट। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में सिक्स पैक एब्स है, आपके मसल्स है, आपके डोले शोल, बिल्कुल नहीं। रियल फिटनेस वो होती है कि आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहे हो इन द सेफेस्ट एंड हेल्दीएस्ट मैनर। बच्चों के साथ में खेलना या बच्चों के साथ में अच्छे से खेल पाना भी एक फिटनेस का ही डेफिनेशन। आजकल मैं कई पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ कि जो अपने बच्चों के साथ में नहीं खेल पाते, क्योंकि बच्चा 2 साल 5 साल 6 साल तभी तक छोटा होता है, तभी तक उसके हाथ में आप अच्छे से वो पेरेंटहुड एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो वो फेज वापस नहीं आएगा। या तो आपको दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ेगा या दूसरे बच्चे को खिलाना पड़ेगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कई पेरेंट्स को देखता हूँ कि जो इस चीज़ को लैक करते, अपने बच्चे को नहीं उठा पाते यार वो लोग। तो आपकी एज ही क्या है, 30-35, तो वो चीज़ वापस दोबारा नहीं आने वाली। तो अपने फिटनेस पे ध्यान दो, और अपने फिटनेस गोल जो है वो आपकी ये होनी चाहिए टू गेट फिट। आप 100 किलो पे भी बहुत अच्छे से फिट रह सकते हो, आप 50 किलो पे भी बहुत कमज़ोर रह सकते हो या बहुत इम्यूनली वीक रह सकते हो। वो चीज़ मत करो। क्रैश डाइटिंग, फैट डाइट्स, ये डाइट वो डाइट के चक्कर में अपना इम्यूनिटी और अपनी बॉडी का बैंग मत हो जाओ। शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो। आजकल वेट लॉस ड्रग बहुत बिक रहे हैं मार्केट में, उन सब चीज़ों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम शॉर्टकट्स। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये कुछ बेसिक 3-4 पिलर है, इस पे इसको पकड़ के चल। ओ दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। फिटनेस इज ऑल अबाउट बेसिक्स। बेसिक अच्छे से करो, आपका बेस अच्छा रहेगा, फाउंडेशन अच्छा रहेगा, तो आपका बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एटिकेट्स अच्छे रखो यार जिम में। लोगों को मैंने देखा है कि कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे, दूसरा फिर वेट रिएक्ट नहीं करेंगे। आपके जिम में जो ट्रेनर है या जो जिम बॉय है, उनका काम नहीं होता है जो अपने यूज़ किया वेट उसको उठाना। अगर आप वो वेट लगा सकते हो तो वेट निकाल भी सकते हो। कोई जिम ओनर या कोई जिम कोच ये नहीं बोलेगा कि आप 100 किलो मत मारो, 200 किलो मत मारो, लेकिन आप 500 किलो लगाओ, लेकिन निकाल के भी रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कई बार मैं देखता हूँ कि मतलब मैंने यूज़ कर लिया या आपने यूज़ कर लिया, मैं बोलता हूँ भाई यार रिएक्ट कर दो, बोलते पहले फिर अरे भाई ठीक है, किसी ने बोल दिया, कुछ सामने वाला पागल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पागल, आपने यूज़ किया ना वो वेट निकाल, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्लेटफॉर्म खाली होता तो आपको लगाना ही पड़ता ना उतना। अब यही समझो आपकी मेहनत बच गई, लगाने की मेहनत बच गई। लेकिन वही है, लोगों का ईगो बड़ा है, व्हेन ईगो इज बिगर देन कॉमन सेंस, ऐसी चीज़ें होती है। तो जिम में आ रहे हो तो ईगो मत लेकर आओ, दूसरों को बुली मत करो, ये तो 10 किलो मारता है, तो 5 किलो मारता है। भाई सब लोग शुरुआत 0 से ही करते हैं। मिस्टर ओलंपिया ने भी 0 से ही चालू किया होगा। पहले दिन जाके 200 किलो का डेडलिफ्ट मारा होगा या 20 किलो का डंबल नहीं उठाया होगा। जब उसने पहले दिन जिम में कदम रखा होगा तो फ्री वेट ही किया होगा। तो बुलिंग मत करो किसी और को नीचा मत दिखाओ, एंड स्टिक टू बेसिक, दैट्स इट। आपके एक हेल्प लगेंगे, आपके पास एक शाउट आउट दोगे हमारे को, फॉलोअर्स लगे सब्सक्राइब कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। होपिंग फॉर अ गुड आउटकम एंड गाइस डू फॉलो विद इन पॉडकास्ट। नया चैनल है, प्लीज़ हेल्प देम ग्रो, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और भी गेस्ट आएंगे। एंड होप सो, आई एम होपिंग कि मैं एक बार फिर से आऊँ और कुछ और नया टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे, इससे बहुत अच्छा सा डिस्कशन होगा। एंड स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड, कीप पंपिंग। थैंक